को पहचान और किया है। इन सभी उद्देश्यों के साथ ये आज वेबिनार किया गया है। उम्मीद है आप सभी लोग इसको ध्यान से अ, समझेंगे और फरवरी माह से इसको हम लोग पूरे तरीके से क्रियान्वित करेंगे। इसी मौके पे मैं चूंकि हमारे सेक्रेटरी सर का अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना है, तो मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा कि सर अपना मार्गदर्शन अभी दे दें और फिर उसके बाद डॉक्टर शिवानी आगे विस्तृत पर चर्चा करेंगी। धन्यवाद। धन्यवाद कौशल। आज के इस वेबिनार में सभी का स्वागत है। वेबिनार के उद्देश्यों पर रिफत ने और कौशल ने विस्तृत प्रकाश डाल ही दिया है। लेटर फॉर्म में गाइडलाइन आपको मिल चुकी है। उद्देश्य यही था, कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है ही, और बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसकी ग्रेविटी और अधिक बढ़ जाती है। राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फिगर्स जब हम लोग देख रहे हैं उसमें, तो कुछ और मेहनत करने की आवश्यकता बिहार में महसूस होती है। और उस मेहनत को सिस्टमिक रूप से यदि हम लोग करेंगे और सभी मिलकर करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि टारगेट अचीवमेंट नहीं हो। बीच बीच में अलग अलग पत्रों से गाइडलाइन इत्यादि निकाली गई थी, पर इतनी समेकित और बृहद पैमाने पर कभी इंटीग्रेटेड वे में गाइडलाइन नहीं दी गई थी। तो यह विभाग स्तर पर और सरकार स्तर पर यह महसूस किया गया कि पहले इसको कोडिफाई किया जाए, हर जो हितधारक है उसकी क्या जिम्मेदारी है उसको भी चिन्हित किया जाए, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन हो पाए, उन बिंदुओं को बहुत ही स्पेसिफिक टर्म्स में इंगित किया जाए। तभी जो हमारा टारगेट है, सैम बच्चों का आइडेंटिफिकेशन हो या बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग ही हो, उद्देश्य ये नहीं है कि सैम आइडेंटिफाई किया जाए, एक्चुअल जो भी रिपोर्टिंग है उस रिपोर्टिंग को हम लोग कैप्चर करें और रिपोर्टिंग के आधार पर बच्चों के लिए जो भी ट्रीटमेंट वांछित है उसको समय उपलब्ध कराया जाए। जो गाइडलाइन दी गई है अपने आप में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। ICDS निदेशालय द्वारा और यूनिसेफ द्वारा काफ़ी मेहनत करके इस गाइडलाइन को बनाया गया है और एक एक शब्द इसके यदि आप देखेंगे तो उसमें काफ़ी सोच विचार गया है। यूनिसेफ की टीम को और ICDS की टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। ये गाइडलाइन सुलभ रूप से आप लोगों को मिले, इसके लिए लेटर फॉर्म में तो हम लोगों ने दे ही दिया है और साथ ही इसको सरल रखने का भी प्रयास किया गया है, जिससे कि आंगनवाड़ी सेविकाएं, सहायिकाएं, सुपरवाइजर्स भी इसे समझ सकें। बहुत ही सरल टर्म्स में इसमें ग्रोथ मॉनिटरिंग के चार्ट को भी दिया गया है, ताकि उसी से इंगित करके बच्चे की उम्र के साथ उसका वजन कितना होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, ये भी यूनिसेफ द्वारा निर्धारित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानक निर्धारित है उसको इसमें कोडिफाई करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा लास्ट में एक और हमारा अनुरोध रहेगा उसमें कि कार्य जो कर रहे हैं सभी धारक वो तो अपनी जगह है, इसमें मॉनिटरिंग का एक फॉर्मेट भी लास्ट में हम लोगों ने दिया है। तो सभी CDPOs और जो भी उनसे ऊपर मॉनिटरिंग और सुपरवाइजरी अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी अनुरोध रहेगा कि जब भी फील्ड में जाएं इस फॉर्मेट को विस्तृत रूप में जरूर भरें उसमें। इससे आपको एग्जैक्टली पता लग पाएगा कि आपके कौन से सेंटर्स है जिस पर और प्रयास करने की आवश्यकता है, कौन से सेंटर्स है जिन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया है, किस प्रकार NRC में रेफरल और बच्चे का भविष्य का देखभाल ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और क्योंकि इस पर विस्तृत रूप से प्रकाश रिफत ने और डायरेक्टर साहब ने डाल ही दिया है तो बहुत अधिक समय मैं नहीं लूँगा। आपसे खाली यही अपेक्षा रहेगी विभाग की कि इसको इन टोटो इम्प्लीमेंट किया जाए और पोषण के क्षेत्र में जो हमारी स्थिति अभी वर्तमान में है उससे इम्प्रूव होकर बिहार राज्य को एक वन ऑफ दी बेस्ट न्यूट्रिशन और संपोषित बिहार के रूप में ऑल इंडिया रैंक पर हम लोग देखना चाह रहे हैं। अभी हम लोगों का टारगेट है कि इंडिया के टॉप जो भी 5 स्टेट है उसमें आने वाले कुछ महीनों में हम लोग पहुंच जाएं और उसके पश्चात टॉप राज्य के रूप में हम लोग हमेशा अपने रैंक को मेंटेन करें। तो अधिक समय नहीं लेते हुए अब शिवानी से मैं अनुरोध करूंगा कि आज की प्रेजेंटेशंस दें और आप लोगों से अनुरोध है कि इसको ध्यानपूर्वक सुने और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये कार्यशाला समाप्त होगी, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, आपको भी किस प्रकार इसको इम्प्लीमेंट करना है उसके बारे में जानकारी होगी और इफेक्टिव वे में इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवानी। थैंक यू सो मच सर, गुड मॉर्निंग। और ये बहुत दिनों से हम लोग चाह रहे थे एक चीज़ हो और आपका लीडरशिप और डायरेक्टर सर की उससे एक संभव हो पा रहा है कि ग्रोथ मॉनिटरिंग की वजन सप्ताह की गाइडलाइन निकली और सारे के सारे स्टेट में हम लोग एक साथ वजन सप्ताह का आयोजन किया जाएगा, जो कि अगले महीने से अब
सुचारू रूप से किया भी जाएगा। अभी ठंड भी बहुत है, शायद बच्चों का वेट लेना इस समय डिफ़िकल्ट भी होता पूरे कंडीशन के साथ। तो इस सब के लिए बहुत थैंकफुल, और हम ब्रीफली एक छोटा-सा प्रेज़ेंटेशन में कैप्चर करेंगे कि मेनली वृद्धि निगरानी क्या है? क्योंकि आप लोग को सब सर ने तो बताया ही है कि अगले महीने से हम लोग जो हर महीने का पहला सप्ताह है, उसे वज़न सप्ताह या पोषण निगरानी सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा, और सभी बच्चे जो हैं 5 साल तक के से छोटे बच्चों का वज़न और लंबाई हर महीने नाप कर उसे पोषण ट्रैकर में अंकित करना है। तो ब्रीफ एक छोटा प्रेज़ेंटेशन है, उसके बाद कुछ एक वीडियोज़ हैं, जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने मिनिस्ट्री के साथ मिलकर बनाए हैं। तो फिर हम वो वीडियो में भी आपको एक बार उसको दिखा देंगे, और कुछ डाउट रहेगा या कुछ रहेगा, तो फिर आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, तो उसको हम सॉल्व मतलब उस पे कुछ डिस्कशन करना होगा, तो हम और एनएनएम की टीम है और आईसीडीएस की टीम है, वो इसको हेल्प कर सकती है सॉल्व करने में। तो आई होप स्लाइड विजिबल है। इसको मैं उसमें ले लेती हूँ। जी, आप देख पा रहे हैं ठीक से, और मेरी आवाज़ क्लियर है ना? ठीक है, तो आई थिंक सो संदीप, आवाज़ क्लियर है? शिवानी, हाँ, हाँ, वॉइस इज ठीक ऑडिबल, देख भी एंड पा रहे, प्रेजेंटेशन भी देख पा रहे, बस जस्ट मुझे को होस्ट कर दीजिए, समहाउ आई गॉट डाउन फ्रॉम अच्छा, जस्ट अ सेकंड, मैं कर देती हूँ। को होस्ट, होस्ट कर दीजिए एंड देन कंटिन्यू। जस्ट अ सेकंड। ठीक है? हुँ, हुँ। तो ये पोषण निगरानी सप्ताह थैंक या यू। वज़न सप्ताह की बात हो रही है, जहाँ 5 साल वर्ष तक के बच्चों की वृद्धि निगरानी करना है। अति गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान और देखभाल इसका नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि हम वृद्धि निगरानी का मतलब हमारा औचित्य क्या है, क्यों हम करना चाह रहे हैं, वो इसलिए है कि हम बच्चों में कुपोषण को पहचान पाएँ और उसका एक एक्शन हो। तो वृद्धि निगरानी का जो ऑब्जेक्टिव है, वो केवल बच्चों की हाइट और वेट नापने से नहीं है, जब तक कि हम उसको काउंसलिंग से लिंक नहीं करेंगे या रेफरल सर्विस से लिंक नहीं करेंगे। बच्चा कमज़ोर है, तो माँ को करना क्या है? अगर बच्चा सही है, तो माँ कैसे उसको आगे कर सके, इसके अंदर क्लैरिटी देना बहुत ज़रूरी है। जी, तो वृद्धि निगरानी जो जन्म से लेकर शुरू हुई और 5 साल तक होती है, और देखते हैं कि बच्चे की किस तरह ग्रोथ के डिफरेंट फेजेस हैं, वो हम इस समय में कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोथ वाला ये समय है। तेज़ी से बच्चा इस समय बढ़ता है, खासकर पहले 3 महीने, पहला 1 साल और जो पहला 2 साल है। दिमाग की ग्रोथ, शरीर की ग्रोथ सब इसमें मैक्सिमम होती है। तो वो एक इम्पोर्टेंट फेज़ है जिसको कैप्चर करना ज़रूरी है। तो आंगनवाड़ी केंद्र पे प्रदान की जाने वाली सेवाओं में से एक है वृद्धि निगरानी। निश्चित समय पर बच्चे की शारीरिक माप को लेकर उसकी पोषण स्थिति, शारीरिक वृद्धि और विकास। तो शारीरिक वृद्धि तो हम लोग नापते हैं, लेकिन शारीरिक वृद्धि से ही हमको पता चलता है कि उसका पोषण सही है कि नहीं। कि यदि बच्चा कमज़ोर है, तो कहीं न कहीं कुछ दिक्कत है, चाहे उसके न्यूट्रिशन या जो हम उसको खिला-पिला रहे हैं उसमें, या उसके हेल्थ स्टेटस को लेके कुछ बीमारियों का, तो कहीं एक वो एक डेंजर साइन है, या एक रेड फ्लैग जिसको कहा जाता है, कि उसके बाद सबको सचेत हो जाना चाहिए कि कहीं कुछ कमी आ रही है, उस पे ध्यान दिया जाए। और ग्रोथ के साथ-साथ ही जो हम देख नहीं पाते, वो है ब्रेन डेवलपमेंट। तो शारीरिक वृद्धि, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि कुपोषण जो है, उससे ब्रेन डेवलपमेंट पे भी असर होता है। तो अगर बच्चा का शरीर नाटापन है जैसे, तो उसमें ये एक इंडिकेशन है कि शायद उसके ब्रेन की डेवलपमेंट भी उतने अच्छे से नहीं हो पा रही, तो उस पे हम कैसे फोकस करें, वो भी ध्यान रखना है। फिर बच्चे की वृद्धि, वही चीज़ मानसिक और दिमागी विकास भी पता चल रहा है, और शुरू में जो वृद्धि जितनी जल्दी होगी, वो लॉन्ग टर्म में यानी बड़े होने पर भी आपके स्वास्थ्य, बच्चे का जो स्वास्थ्य है और वो कितना काम करता है, कितनी इनकम है, उस सब से स्टडीज़ दिखाती हैं कि बहुत ही क्लोज़ लिंकेज है। तो ये एक चरण में देखी जा सकती है, लेकिन माता को हमें स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा देने हेतु एक माध्यम मिलता है, क्योंकि आम तौर पे हम माताओं से बातचीत उस समय कर सकते हैं, जितनी भी मदर्स या फैमिली मेंबर्स, जिसमें पिता को भी हमें इन्वॉल्व करना है, जो ज़रूरी है, उनको भी हम जानकारी दें। तो वो बहुत ज़्यादा जानते नहीं है बच्चे के पोषण के बारे में, लेकिन सभी अपने बच्चे की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं। तो कैसे हम उनको जागरूक कर सकते हैं, उसका एक एक ज़रिया है। अगर बच्चा कमज़ोर है, तो वो ज़्यादा ईगर होंगे आपकी बात सुनने और समझने के लिए। अगर
जल्दी ही हम हर महीने ग्रोथ मॉनिटरिंग करेंगे तो इससे फायदा क्या है कि जहां बच्चे की ग्रोथ फॉल्टरिंग या उसकी वृद्धि में कुछ अवरुद्धता आनी शुरू हुई कि बढ़ते बढ़ते रुक रहा है, तो तुरंत हम उसे पकड़ पाएंगे तो वो ठीक होना ज्यादा आसान है। अगर बहुत समय तक बच्चे का नहीं हम जान पाए तो कई बार ऐसा होता है कि पता लगने तक बच्चे की स्थिति बहुत खराब हो चुकी होती है और उसके बाद बहुत अधिक हम उसका इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते। वज़न जो है वो ग्रेडिंग का निर्धारण करता है कि कितना वज़न है और लंबाई भी, और फिर पूरक पोषण आहार सहित मिल रहा है कि नहीं। कैसे हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन या टीएचआर है उससे इन फैमिलीज़ को जोड़ सकते हैं ताकि अगर कहीं भोजन की कमी है तो उसमें हम योगदान दे सकें, वो भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये पहले 3 महीने का अगर आप देखिए कि कितनी तेज़ी से वज़न बढ़ता है। पहले 3 महीने में प्रति सप्ताह 200 ग्राम वज़न बढ़ रहा है। 4 से 6 माह में प्रति सप्ताह 150 ग्राम के करीब वज़न, फिर 7 से 9वें महीने में 100 ग्राम और 10 से 12 महीने में 50 से 75 ग्राम। तो पहले वर्ष में एकदम तेज़ी से आपका वज़न बढ़ा है, 2.5 किलो के करीब 1 से 2 वर्ष के अंदर बढ़ता है, पहले 1 साल के बाद, और 3 से 5 वर्ष में फिर 2 किलो प्रति वर्ष। ये एवरेज है, इसमें कम और ज़्यादा भी होता है। लेकिन जैसे आम तौर पे हम लोग देखते हैं कि एक एवरेज बच्चा अगर 3 किलो का एक बच्चा देखा जाए, तो बाय द टाइम वो बच्चा 1 साल का होता है, तो उसका वज़न आराम से 10 किलो से ऊपर, अगर वो सही तरह से उसको हम पोषण दे रहे हैं तो बढ़ सकता है, बढ़ता है। तो ये ध्यान देना चाहिए, अगर बच्चा कमज़ोर है तो उसको और पोषण दें क्योंकि उसको कैच अप ग्रोथ भी करना है। अगर कोई जन्म के समय ही 2 किलो या उससे कम है, तो अगर उसे अच्छा भोजन देंगे तो वो भी आम बच्चे जो एक नॉर्मल में बढ़ रहे हैं, उनके बराबर बढ़ सकेंगे। और ये जो पोषण हम देते हैं क्योंकि दिमागी विकास से भी लिंक्ड है, इसलिए इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो एक डेटा है कि जन्म के समय वज़न का दुगना 5 माह की आयु में और तिगना पहले वर्ष पर, ये एक एवरेज वेट की बात की जा रही है जो 3 साढ़े 3 किलो का बच्चा होता है। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये स्टडीज़ भी दिखाती हैं कि जो बच्चे कमज़ोर हैं, मान लीजिए एक बच्चे का जन्म के समय ही 1.5 किलो या 2 किलो का है, तो वो साल तक वो 6 किलो का उसको हम नहीं मानेंगे। वो बच्चे को भी 10 किलो के करीब का एक वज़न गेन करना है। तो हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि अगर जन्म के समय 1.5 किलो का है और अगर वो 5 महीने या 6 महीने पे 4 या 5 किलो का हो गया तो बहुत है, तो नहीं। जो बच्चा जन्म से कमज़ोर है, उसकी खुराक पे ध्यान दे देंगे तो वो इससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, जो एक एवरेज नॉर्मल बर्थ वेट वाला बच्चा बढ़ रहा है। और प्रथम वर्ष में लंबाई जन्म से लगभग 1.5 गुना हो जाती है। अगर 50 सेंटीमीटर एक एवरेज लेंथ देखी जाती है जन्म के समय, तो 1 साल होते-होते तक वो 75 सेंटीमीटर के करीब बच्चा बढ़ जाता है, यानी 25 सेंटीमीटर उसकी लंबाई बढ़ती है 1 साल में। लक्षित समूह हमारा क्या है? 5 साल तक के बच्चों को हमें लक्षित करना है वृद्धि निगरानी के लिए, जो कहा जाता है, और इसमें विशेषकर छोटे बच्चों पे और ध्यान देना है 2 साल से कम। दिक्कत क्या आती है कि छोटे बच्चे ही मुश्किल हैं। हम जो एवरेज देखते हैं कि जो 3 साल से ऊपर बच्चे हैं, वो तो आंगनवाड़ी केंद्र पे आम तौर पे आ रहे हैं। हॉट कुक मील मिलता है, आंगनवाड़ी में आते हैं, आपकी जो शिक्षा स्कूल पूर्व शिक्षा की जो सर्विसेज़ हैं उनको भी लेते हैं। तो वैसे बच्चों को बड़े आराम से हम लोग टारगेट भी कर पा रहे हैं, उनकी ग्रोथ मॉनिटरिंग भी कर पा रहे हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो मिस हो जाते हैं। माएँ ऐसे बच्चों को घर से बहुत ज़्यादा लेकर नहीं आती, वो टीकाकरण के समय ही आएँगे। बहुत आना-जाना उनका नहीं होता, घर के अंदर ही रहते हैं। तो यहाँ पर उन बच्चों के मिस होने का चांस बढ़ता है और वही बच्चे हैं जिन पे अधिक ध्यान देना है, क्योंकि जैसा हमने अभी पिछली स्लाइड्स में देखा था कि बच्चे का वज़न सबसे तेज़ी में शुरू में बढ़ रहा है। पहले 3 महीने, पहले 6 महीने, पहला साल, पहला 2 साल। तो अगर ये पीरियड हमारा मिस हो जाए, तो बाद में हम कितना भी उपाय कर लेते हैं, वो वाली स्पीड जो ग्रोथ की है, मिल नहीं पाती है। तो थोड़ा-सा ध्यान जो हमें देना है, आप में जितने भी लोग हैं, कि कोशिश करें कि जो छोटे बच्चे हैं, उनको वो छूटे ना। बड़ों को तो हम कवर कर लें, लेकिन ये ध्यान दें कि अगर 2 साल से छोटे जितने बच्चे हैं, वो हम 100% उन बच्चों को ग्रोथ मॉनिटरिंग करने की कोशिश करें। उनकी माँओं को स्पेसिफिकली बुलाएँ, क्योंकि आंगनवाड़ी के पास सब लिस्ट रहता है, वो जानती हैं कि उनके लक्षित समूह में कौन-कौन बच्चे हैं, तो उन बच्चों को स्पेसिफिकली टारगेट करें। ऐसे बच्चे जिनकी वज़न में कमी आई, मान लीजिए इस महीने आपने एक बच्चे का वज़न किया और वो पिछले महीने वो 5 किलो का था और इस महीने आप देख रहे हैं कि वो 5 किलो से बढ़ा तो नहीं है, करीब 200-300 ग्राम कम हो गया है। तो आंगनवाड़ी को ऐसे बच्चे को अगले महीने मिस ना होने दें, क्योंकि किस कारण से वज़न कम हो रहा है? क्या वो खा पी नहीं रहा है ठीक से या बीमारी की वज़ह से? तो अगर हम ऐसे बच्चे को मान लीजिए अगला महीना किसी वज़ह से वो मिस हो गया, तो हो सकता है 2 या 3 महीने में वो और कमज़ोर हो जाए,
या उसके शरीर पे, उसकी ग्रोथ पे ज़्यादा असर पड़ जाए। और छोटे बच्चों में मृत्यु का चांस, सैम या अति गंभीर कुपोषण होने का चांस अधिक है। तो पूरे लक्ष्य समूह को हमको टारगेट करना है, लेकिन ज़्यादा ध्यान देना है 2 साल से छोटे बच्चे, वो बच्चे जिनके वजन में कमी आई है या बढ़ नहीं रहा है, और अति गंभीर कुपोषित बच्चे। तो ऐसे बच्चों की एक सूची रहे जो किसी हालत में हम उन बच्चों को मिस ना होने दें। अगर गाँव से बाहर गई है या माँ खुद से नहीं आ रही है, तो उसको बुलवा के उसका वज़न करवाएँ। दूसरी चीज़ है, जो हम अनुसूचित जाति या जनजाति वाले बच्चे, या जो बच्चे गाँव में आंगनवाड़ी केंद्र से दूर रहते हैं, तो ये भी हम जानते हैं कि अगल-बगल के बच्चे तो आ जाते हैं या बुलाना भी आसान है। लेकिन कभी-कभी ऐसे बच्चे हैं जो दूर रहते हैं, या वो जो ऐसे समुदाय से हैं या कम्युनिटी है जो उतना, माता-पिता भी उतने जागरूक नहीं हैं बच्चों को वज़न करवाने में या काम में व्यस्त हैं। तो ऐसे बच्चे भी छूट जाते हैं बहुत बार, और यही बच्चे, हमारे जो कुपोषित बच्चे हैं, उनका एक बड़ा समूह बनते हैं। तो अगर हम बिहार का एनआरसी का डेटा देखते हैं, या हमारा सीमैम का भी डेटा देखते हैं, जो समुदाय स्तर पे हम पूर्णिया में कर रहे हैं कुपोषण, या और जगह भी, तो वहां पर देखते हैं कि सबसे ज्यादा परसेंटेज जो बच्चों की है, वो या तो एससी है या ये ओबीसी वर्ग के हैं। तो ऐसे बच्चे, क्योंकि परिवार में जागरूकता का भी कई बार अभाव होता है, पढ़ाई-लिखाई का अभाव है, पैसे की कमी भी है, तो ये सारे फैक्टर्स कई बार बच्चे का उतना ध्यान या उतना समय या माता-पिता नहीं दे पाते, जिससे वो बच्चों के कुपोषित होने का बढ़ जाता है। तो ऐसे बच्चों पे भी अधिक ध्यान देना है। अब वृद्धि निगरानी में करना क्या है? उसका ध्यान देना है, केवल यही करना है कि वृद्धि ठीक है, कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। तो एक ग्रोथ चार्ट हमारे पास है, आप लोग सब उससे परिचित हैं। एमसीपी कार्ड भी आप लोगों के पास रहता है, आपके पास नहीं रहता, लेकिन एएनएम मदर को देती हैं और बच्चे का उसमें अंकित करती हैं वैक्सीनेशन। तो अग ग्रोथ चार्ट पहले पेपर वाले, किताब वाले आते थे, अभी बहुत जगह पे, क्योंकि अब पेपरलेस सिस्टम किया गया है, हम पोषण ट्रैकर में कर रहे हैं, पर एमसीपी कार्ड में ग्रोथ चार्ट रहता है। तो अगर उसमें हम मार्क कर लेंगे, तो हम माँ को भी दिखा सकते हैं कि पहले से वज़न घट रहा है कि कम हो रहा है। तो इसके कुछ चरण हैं, कैसे करना है, इन पे बाद में हम एक वीडियो भी दिखाएँगे, छोटे-छोटे से वीडियोज़ हैं, लेकिन एक बार बात कर लेते हैं कि पहले तो जन्म तिथि पता होना चाहिए, कि बच्चे की उम्र कितनी है। तो जन्म तिथि आजकल तो बहुत जगह, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ हैं, तो मदर्स के पास डेट लिखा रहता है, हॉस्पिटल का कागज़ रहता है, आसान हो रहा है पहले से। क्योंकि पहले मुझे याद है, जब हमने अपना करियर नया-नया शुरू किया था, तो बहुत बड़ी सिरदर्दी थी, मदर को कहीं ऐज का कोई रिकॉर्ड या कुछ नहीं होता था। लेकिन अभी देखते हैं धीरे-धीरे मदर के पास डेट कहीं कागज़ पर, पर्चे पे, या एमसीपी कार्ड में, या कहीं लिखी रहती है। तब भी ऐसी मदर्स आ सकती हैं जिनको डेट ना पता हो। तो इसमें आप और ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। हम लोग माघ पूछते हैं कि किस माह में बच्चे का जन्म हुआ, माघ में हुआ, अघन में हुआ, पूस में हुआ, होली के पहले हुआ या छठ के बाद हुआ। मदर्स आपको खुद से बताती हैं कि कौन-सा पक्ष था, शुक्ल था। मतलब ये वाली जो आपकी लोकल फेस्टिवल्स के आधार पर एक एस्टिमेटेड तिथि का निर्धारण करना है, ताकि हम उम्र बता सकें। बच्चे के वज़न, लंबाई और ऊँचाई का सही माप लेना है। लिंग के अनुसार वृद्धि चार्ट पर बच्चे का माप सही तरीके से अंकित करवाना है। उसको, जो उसका ग्रोथ चार्ट है, और ग्रोथ चार्ट आप पोषण ट्रैकर में डालिएगा। अभी तो पोषण ट्रैकर पे भी एक सेशन बाद में होगा, कैसे एंट्री करना है। लेकिन हमारी तरफ से मुझे लगता है, अगर एमसीपी कार्ड में भी हम अंकित कर दें, आँख आँख के सामने जब माँ देखती है कि पहले से बढ़ा के घटा, और ग्रीन में है या येलो में है या रेड में है, तो वो उनको अच्छा रहता है, और उनके पास एक रिकॉर्ड भी रहता है। वृद्धि चार्ट की दिशा समझना और जांचना कि वृद्धि ठीक से हो रही है कि नहीं। जो हमारा ग्रोथ है, उसका जो एक कर्व है, वो सही है या कम हो रहा है या ज्यादा, वो भी जान लेना। और सबसे जरूरी बात, सलाह देना। क्योंकि हम सिर्फ ग्रोथ मॉनिटरिंग करके, बहुत बार जो दिक्कत है कि जो आंगनवाड़ी करती भी हैं, वो क्या करती हैं कि कर तो लेती हैं, अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड कर लेती हैं। तो ये, क्योंकि जो एलएस या सीडीपीओस या जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो लोग भी सुन रहे हैं, तो जहाँ वो रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद वो माँ को तो पता नहीं चला, बाद में हम वो पोषण ट्रैकर में एंटर करती हैं। जब पोषण ट्रैकर पे वो एंटर करती हैं, तब वो तो समझ गई कि बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा है या कम है, लेकिन माँ उस समय तक जा चुकी है। तो माँ कभी जान ही नहीं पाएगी कि बच्चे का वज़न सही तरह से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि माँ के सामने हम उसको अगर अंकित करते हैं, तब माँ को समझा भी पाएँगे कि कैसे करना है। और इसी तरह से आपके वज़न जो चार्ट है, उसमें उम्र के अनुसार और लंबाई के अनुसार वज़न दिया गया है। तो ऊँचाई का माप महीने में 1 बार करना है, हर माह वज़न लेना है, जन्म से 5 साल तक के बच्चे का, और लंबाई का माप भी महीने में 1 बार। ऊँचाई या लंबाई
दोनों का। तो ऊँचाई कहाँ करते हैं, लंबाई कहाँ करते हैं, आप लोग जानते हैं। फिर से आईएलए में ये सब बताया गया है, फिर से बताते हैं। जब लेटा हुआ बच्चा है, जो 2 साल से छोटा बच्चा है, 2 साल से छोटे बच्चों की आम तौर पे हम लिटाकर उसका नापते हैं, लंबाई नापा जाता है, इसके लिए हम लोग इन्फैंटोमीटर का यूज़ करते हैं। जो 2 साल से बड़ा बच्चा है, उसको खड़ा करके मापते हैं, उसके लिए स्टेडियोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है? और इसका एक 87 सेंटीमीटर लेंथ भी दी जाती है। अगर 87 सेंटीमीटर से लंबा है बच्चा, 2 साल से छोटा भी है कई बार, तो उसको बोला जाता है कि एवरेज खड़ा करके नापना है और लिटाने के लिए। तो ये 2 इसके कैटेगरीज़ हैं, कैसे हमको नापना है। अ, ये ग्रोथ चार्ट है जो आप देख रहे हैं, जो पिंक कलर वाला चार्ट है इधर वाला, ये लड़कियों के लिए है और जो ये नीला वाला है बॉय वाला, ये लड़कों के लिए है। इससे भी आप लोग परिचित हैं, सब लोग देख चुके हैं। बहुत सेंटर्स में मिलता भी है, दीवार पे टंगा हुआ भी दिखता है। अ, और गुलाबी वाला चार्ट लड़के और नीला वाला है। इसमें यहाँ पर नीचे ऐज आती है, नीचे वाली जो आप लाइन देखेंगे, बच्चे की उम्र कितनी है। और ऊपर वाला जो है, यहाँ पर आप वाई लाइन पे उसमें ग्राम या किलोग्राम कितना उसका वज़न है। जो शुरू में जो पहला महीना है उसमें वीक वाइज़ भी रहता है, हर हफ्ते का 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह। क्योंकि छोटे बच्चे का वज़न बहुत तेज़ी से हर सप्ताह में बढ़ता है, तो ये पहले वाले में आपको अलग-अलग लाइन्स भी मिलेंगी। और ये तो आप ग्रोथ चार्ट ही है। इसके बारे में छोटी लाइन से वज़न पता चलता है, आधा-आधा किलो का वज़न है। ये आगे जो हम वीडियो दिखाएँगे उसमें भी डिस्कस हो जा रहा है, लेकिन हम फिर भी बता दे रहे हैं, अगर लेंथ नापना है, तो ये छोटी-छोटी जो लाइन है, ये आधा-आधा किलो के वज़न के ऊपर पता चली जो आड़ी लाइन है, ये बड़ी वाली और बीच-बीच में 100-100 ग्राम की, और छोटी जो खड़ी लाइन है, वो 1-1 सेंटीमीटर, 1-1 सेंटीमीटर, जैसे 55 है, 56, 57, 58 ये लेंथ नापने के लिए है। ये ग्रोथ चार्ट पे मार्क किया गया है। इसको आप जब उसमें देखेंगे तो आप और अच्छे से समझ पाएँगे। लेकिन बेसिकली जो ग्रीन लाइन है वो आपका एक मीडियन है, यानी एक एवरेज है, लेकिन एवरेज एग्ज़ैक्ट नहीं होता। तो यहाँ से लेकर ऊपर जो आपको ये पीली ऑरेंज लाइन तक दिख रहा है और नीचे भी, ये ये वाली ऑरेंज से लेकर नीचे वाले ऑरेंज तक के बीच में बच्चा एक एवरेज ग्रोथ का बच्चा रहता है। और ये लाल लाइन से लेकर यहाँ तक ये मीडियम आ गया। अगर ऑरेंज और ये लाल के बीच वाला जो दिख रहा है आपको, ये दोनों चीज़ें, ये कुपोषण में मध्यम कुपोषण है, और जो लाल से नीचे आ गया वो गंभीर कुपोषण के अंदर आ जाता है। तो ग्रीन से लेकर ऑरेंज तक अगर बच्चा है, तो वो ठीक है। इस ऑरेंज से नीचे आया तो मध्यम कुपोषण, और लाल से नीचे चला गया तो गंभीर कुपोषण। और ये देख रहे हैं कि देखिए, ये बच्चे की बहुत दिन तक नीली लाइन जो आप देख रहे हैं, एक ही जितनी लेंथ थी उसकी, ये वज़न था, बढ़ ही नहीं रहा है। तो अगर ऐसा बच्चा भी आता है कि लगातार उसका वज़न बढ़ नहीं रहा है, तो वहाँ पे हमें थोड़ी चिंता होनी चाहिए कि क्यों नहीं बढ़ा, और फिर यहाँ पे शायद कुछ उपाय किया गया या मदर को काउंसल किया गया, वज़न बढ़ा, या बच्चा बीमार था, अभी ठीक हुआ है। ये बच्चा भी देखिए बढ़ा, फिर स्टेबल हो गया और फिर बढ़ना शुरू किया। तो ये वाली जो है, अगर वज़न ना बढ़े, और कइयों में आपको दिखेगा कि बच्चे का वज़न कम हो रहा है, तो पहले से और कम हुआ, तो ये एकदम रेड फ्लैग्स हैं। जैसे भी हो, इस पे चिंता करना है और इस पे ध्यान देना है। तो वृद्धि चार्ट में अगर रेखा बढ़ रही है, जैसे नीचे आप देख रहे हैं ग्रीन में ऊपर जा रही है, तो क्या करना है? तो इसका मतलब है कि माँ या परिवार के जन अच्छा कर रहे हैं, तो उनको शाबाशी देना है, उम्र के अनुसार आहार और भोजन करना है, बताना है कि व्यक्तिगत साफ सफाई का ध्यान रखें। मतलब माँ को बताना है कि जो कर रही हो अच्छा कर रही हो, पर इन चीजों पे ध्यान दें, और उसको काउंसिल कर दें कि अब बच्चे को कितना खाना चाहिए, कितना भोजन है, क्या-क्या दे सकती है, उसके बारे में जानकारी दें। अगर नहीं बढ़ रहा है, तब ध्यान देना है कि क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्या उतना खाना नहीं खिला पा रही है? क्या बच्चे को बीमारी कुछ है? क्या उसे भूख नहीं लग रही है? खाने की पौष्टिकता को कैसे बढ़ा सकते हैं? आहार में विविधता कैसे ला सकते हैं? क्योंकि बच्चा जो है वो हो सकता है कि एक ही तरह का खाना खा रहा हो, हरी साग-सब्जियाँ उसमें नहीं मिला रहे हैं, विटामिन्स और मिनरल्स। क्योंकि विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं, ये हमारी ग्रोथ हार्मोन्स जो जो बॉडी में एनर्जी बनती है, जो मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं, ये हम भोजन में अगर नहीं शामिल करते, तो कभी-कभी ग्रोथ जो है वो होना कम हो जाता है। तो बच्चा खा तो रहा है, लेकिन उसके भोजन में पोषक तत्वों की कमी आ रही है, जिसकी वजह से उसकी जो ग्रोथ है वो उतना अच्छे से वृद्धि नहीं हो रही। अगर रेखा नीचे आ रही है, तो ये एकदम सीरियस इश्यू है। अगर कम हो गया है पहले से वज़न वज़न, तो ये खतरनाक है। बीमारी है, क्या इश्यू है, उसको पता लगाइए, स्वास्थ्य केंद्र में रेफ़र करना है। आप एएनएम से दिखवा सकते हैं, जब एएनएम आती हैं, वो रेफ़र कर सकती हैं पीएचसी पर, या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से, हर जगह भेजिए। साथ-साथ जब तक माँ वहाँ नहीं लेके जा रही है, या परिवार वहाँ नहीं लेके जा रहा है, तो उनको समझाइए
के स्तनपान भी करवाए, खिलाए-पिलाए भी। और ऐसे में बहुत बार माँ हमारे यहाँ आ रही है, तो हम कोशिश करें कि केवल उन्हीं पे ना छोड़ें। अगर परिवार के बाकी सदस्यों को भी हम जानकारी दें, उनको बुला के समझाएँ, तो और अच्छा रहेगा, ताकि कि बच्चा सीरियस है, उसके लिए सीरियस मतलब उसकी कंडीशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चा हो सकता है ठीक हो देखने में, लेकिन क्योंकि वज़न घटा है, तो कहीं न कहीं कोई चिंता का विषय है, जिस पे ध्यान देना होगा। पूरे परिवार को उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, तो इस पे हमें उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए। तो वृद्धि निगरानी की ज़िम्मेवारी किसकी है? वृद्धि निगरानी की जो ज़िम्मेवारी है, मेनली आंगनवाड़ी सेविका को ज़िम्मेवारी करनी है। सहयोग आशा और सहायिका दे सकती हैं, और जीविका के लिए भी कहा गया है, उनको भी निर्देश है कि वो आंगनवाड़ी में जुड़ेंगी और ऐसे बच्चों को लेकर आएँगी जिनका वज़न जिनकी वृद्धि निगरानी नहीं हो रही है। तो जीविका के साथ भी आप लोग मिलकर उनकी, क्योंकि अभी एक निर्देश भी निकला है कि आंगनवाड़ी को भी वो बैठक में शामिल होना है, तो उनके साथ बैठें, उनके साथ बात करें, क्योंकि उनका समुदाय के अंदर उनके मेंबर्स हैं, तो वो अपने परिवारों से बच्चों को, अपने समुदाय से बच्चों को लाएँ और उनका वज़न करवाएँ। किसका करना है? 5 साल तक के सभी पंजीकृत बच्चों का। और इसमें टीएचआर जिसको दे रहे हैं, नहीं दे रहे, उससे मतलब नहीं है। जितने भी आपके क्षेत्र में बच्चे हैं, उस सभी बच्चों का वज़न होना चाहिए। तो आपने कुछ बच्चे जो हैं शायद उनको आप टीएचआर दे रहे हैं, या कुछ बच्चे होंगे जिन जो आपके उसमें आ रहे हैं, लेकिन जो भी बच्चा आता है उसका, जो आपके क्षेत्र में पड़ रहा है, उन सभी बच्चों का वज़न आपको और लंबाई हर महीने लेनी है। आवश्यकता होगी डिजिटल मशीन, लंबाई और ऊँचाई उपकरण और एमसीपी कार्ड की। तो इसके अंदर सभी बच्चों को सेवा दी जाए, अति कुपोषित बच्चों को हमें आहार भी देना है, एमसीपी कार्ड में ग्रोथ हो, और जल्द ही जैसे बिहार में निर्णय लिया गया है कि समुदाय में कुपोषित अति गंभीर कुपोषण का एक निबंधन प्रबंधन शुरू होगा। तो ऐसे प्रोग्राम में ग्रोथ मॉनिटरिंग और इम्पोर्टेंट बन जा रही है, क्योंकि जब तक हम पता नहीं चलेगा कि बच्चे कुपोषित हैं, तब तक हम कैसे उनको सर्विस से जोड़ेंगे। एनआरसी खुले हुए हैं, लेकिन एनआरसी में बच्चे ही नहीं जा रहे, क्योंकि ये जान ही नहीं रहा है कोई के बच्चे कुपोषित बच्चे कौन हैं। तो ये एक लिंकेज है कि आप लोग उनको निर्धारण कीजिए कि कौन से बच्चे कुपोषित हैं, उनको एएनएम के साथ शेयर करें, ताकि वहाँ से वो बच्चे जो हैं फिर आगे रेफर होना सुनिश्चित हो पाए। ये प्रेज़ेंटेशन तो खत्म हो गया है, कुछ वीडियोज़ हैं। अगर इसमें कोई कुछ पूछना चाहता है, या हम पहले वीडियो दिखा देते हैं। उसको देख के आप एक बार देखिए और उसको भी समझ सकते हैं कि आप सर। वीडियो कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि हम हाँ, लोग अभी यहाँ से निकल गए सेक्रेटरी रूम से, हम डायरेक्टरेट जा रहे हैं, तो आप 10 हाँ, मिनट कंटिन्यू कीजिए, ठीक है ना? हम गाड़ी में बैठे हैं अभी, तो आप तो आप वीडियो देखिए, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, वीडियो चला लें ना? हाँ हाँ हाँ, वीडियो कंटिन्यू कीजिए। हाँ, वीडियो हम चला रहे हैं। हाँ, ठीक हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। ओके। ठीक है, एक बार देख लीजिए वीडियो विज़िबल है? हाँ, अभी अभी प्रेजेंटेशन ही दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है? वीडियो आया नहीं अभी। ना ना ना, 1 मिनट, प्रेजेंटेशन को अभी क्या बोले, ब स्क्रीन को स्टॉप शेयर कर दीजिए, फिर फिर थोड़ा करते कीजिए। हैं। अच्छा रुकिए, फिर से करते हैं। ठीक है, ओके। स्टॉप शेयर करके करना पड़ेगा, 1 सेकंड। हाँ, ठीक है, मैं 1 मिनट ऐड कर रही आप हूँ। शेयर अब कीजिए। अब करते हैं, रुको। अभी विज़िबल हुआ? अभी विजिबल है, हाँ विज़िबल है? ठीक है। हाँ। वृद्धि निगरानी और प्रोत्साहन की डिजिटल ट्रेनिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस सत्र के सीखने के प्रमुख उद्देश्य कुछ इस प्रकार होंगे। पहले हम वृद्धि निगरानी के बारे में जानेंगे, फिर हम वृद्धि निगरानी के अलग अलग चरणों के बारे में जानेंगे, और साथ साथ जो चरण 1, जो बच्चे की उम्र की पहचान करना, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वृद्धि निगरानी क्या है? तो वृद्धि निगरानी या ग्रोथ मॉनिटरिंग का सरल सा अर्थ है बच्चे के विकास पे नियमित नजर रखना। जैसा हम देख पा रहे हैं, इन बच्चों की वजन ली जाती है, और साथ साथ इन बच्चों की लंबाई और ऊंचाई की नाप समय समय पे की जाती है, और इसी को हम वृद्धि निगरानी बोलते हैं। वृद्धि निगरानी को हम 5 अलग अलग चरणों में बांट सकते हैं। सर्वप्रथम हमें बच्चे की सही उम्र का पता लगाना होता है। फिर उस बच्चे की एंथ्रोपोमेट्रिक या शारीरिक माप को सटीकता से मापना होता है, जैसे उस बच्चे की वजन लेना,
उसकी लंबाई या ऊंचाई की माप लेना, और इस माप के बाद हमें बच्चे के लिंग के अनुसार वृद्धि चार्ट पे अंकन करना होता है, ताकि हम पता कर पाए कि उस बच्चे की विकास सही हो रही है या नहीं। इसके बाद हमें उस बच्चे की जेड और एसटीएस स्कोर देखना होता है, ताकि हम उसकी पोषण स्थिति का आकलन कर पाए, जो हमें इस बात के लिए मदद करती है कि ताकि हम माता पिता या देखभालकर्ता के साथ बच्चे के विकास पे चर्चा कर पाए और उन्हें खाने पीने और उसके देखभाल के लिए परामर्श दे पाए। चलिए अब हम सीखते हैं चरण 1 से बच्चे की उम्र की पहचान करना। बच्चे की उम्र की पहचान के लिए माता पिता या देखभालकर्ता से जन्म तिथि की जानकारी एकत्र करें और साथ साथ मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र या हॉस्पिटल डिस्चार्ज कार्ड के साथ इसकी पुष्टि करें। जैसा आप देख पा रहे हैं, इस मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड में जन्म का विवरण होता है, जहाँ पे बच्चे की जन्म तिथि और जन्म के समय का वजन वर्णित होता है। यदि माता पिता या देखभालकर्ता जन्म तिथि याद करने में असमर्थ हैं, तो बच्चे की जन्म तिथि पता करने के लिए स्थानीय कार्यक्रम कैलेंडर का उपयोग करें, कुछ त्योहारों के बारे में बताएं और फिर पता करें कि बच्चे की जन्म तिथि क्या है। तो इस सत्र में हमने सीखा कि वृद्धि निगरानी या ग्रोथ मॉनिटरिंग का अर्थ है बच्चे के विकास पर नियमित नजर रखना। और वृद्धि निगरानी के 5 चरण हैं। पहला चरण है बच्चे की सही उम्र का पता लगाना। दूसरा चरण है शारीरिक माप को सटीकता से मापना। फिर तीसरा चरण है बच्चे की लिंग के अनुसार वृद्धि चार्ट पे अंकन करना। चौथा चरण है कि उस शारीरिक माप की जेड और एसटी स्कोर के अनुसार पोषण स्थिति का आकलन करना। पांचवा है माता पिता या देखभालकर्ता के साथ बच्चे की विकास पर चर्चा करना, फिर उन्हें उचित परामर्श देना और उन्हें फॉलो अप के लिए इंफॉर्मेशन। तो पहले सत्र में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद एक और वीडियो है, 3-4 वीडियो से मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है कलावती सर, उन्होंने डेवलप किए हैं। इस सत्र में जी। आप सभी का स्वागत। इस सत्र में हम चर्चा करेंगे एंथ्रोपोमेट्री अर्थात शारीरिक माप लेने के तरीकों के बारे में। सीखने के प्रमुख उद्देश्य कुछ इस प्रकार होंगे। एंथ्रोपोमेट्री या शारीरिक माप के विभिन्न एक मिनट, तरीके। संदीप क्या बोल रहे हो? मैं बोले वीडियो दिख नहीं रहा है, क्या नहीं दिख रहा है? वीडियो दिख नहीं रहा है, ओनली साउंड आ रहा है, तो उसको आप दोबारा फिर से करूँ? हाँ, अच्छा, एक stop share मिनट। करके शेयर हाँ, कीजिए। स्टॉप शेयर करके ही किया था, लेकिन फिर शायद लगता नहीं हुआ। एक मिनट, फिर से करती हूँ। स्टॉप शेयर तो अभी स्टॉप शेयर में दिख ही नहीं रहा है। अभी शेयर कीजिए। हाँ, अच्छा, अब स्टॉप अभी शेयर हो गया। शेयर हाँ, नहीं है। हाँ। एक मिनट। अभी बताओ। ना आया नहीं अभी। इस सत्र एक में मिनट। आप सभी का स्वागत। अभी भी नहीं आया? अच्छा, एक मिनट, फिर कैसे करूँ को? शेयर करके कीजिए, स्क्रीन शेयर। हाँ, किया तो वैसे ही था। एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर तो ठीक है। स्क्रीन, एक मिनट, फिर से करती हूँ। हाँ, अभी आ रहे हैं। अभी आ रहा है? एक अभी सेकेंड। हाँ, अभी आपका वो दिख रहा है। हाँ, अभी हाँ, हाँ, एक मिनट, अब होगा शायद। अब हुआ? अभी होगा, अभी चल रहे हैं। हाँ, इसको हाँ ठीक है। हाँ, इस सत्र में हाँ, अभी आप ठीक है, सभी अभी का इसको प्ले कर स्वागत। दीजिए। हाँ, ठीक है। इस सत्र में हम चर्चा करेंगे एंथ्रोपोमेट्री ठीक है अभी। अर्थात शारीरिक माप ओके, के थैंक यू। तरीके के बारे में। सीखने के प्रमुख उद्देश्य कुछ इस प्रकार होंगे। एंथ्रोपोमेट्री या शारीरिक माप के विभिन्न तरीके और वजन लेने का सही तरीका। शारीरिक माप के विभिन्न तरीके: वजन, लंबाई या कि विस्तार से चर्चा करेंगे कि वजन लेने के विभिन्न उपकरण। हेलो। साल्टर स्केल, दूसरा है डिजिटल वेइंग स्केल, छोटे बच्चों के लिए, शिशुओं के लिए, और तीसरा है
इस तरह से लटकाएं ताकि यह जमीन, फर्श, दीवार या दरवाजे को ना छू। सुनिश्चित करें कि साल्टर स्केल का कांटा आपकी आंखों के समानांतर है ताकि सही रीडिंग रिकॉर्ड की जा सके। साथ ही स्क्रू का उपयोग करके कांटे को 0 पर सेट करें। साल्टर मशीन के ऊपर किनारे पर यह स्क्रू उपलब्ध रहता है। वजन लेते समय साल्टर स्केल पर ले जाते समय बच्चे को कपड़े से ढककर रखें। बच्चे को बिना कपड़ों के या कम से कम कपड़ों के साथ वजन वाले बेल्ट में बैठने की स्थिति में रखें और जांचें कि शरीर फर्श, दीवार को छू तो नहीं रहा है या बच्चा कुछ पकड़े हुए तो नहीं। जब बच्चा हिलना बंद कर दे और साल्टर स्केल में सुई स्थिर हो जाए तब बच्चे का वजन तुरंत रजिस्टर में रिकॉर्ड करें। याद रहे, वजन पढ़ते समय किसी को भी बच्चे को छूना नहीं चाहिए। साथ ही साथ वजन को निकटतम 0.1 किलोग्राम या कि 100 ग्राम तक रिकॉर्ड करें। साल्टर स्केल के ठीक सामने से वजन पढ़ें, साइड से वजन ना पढ़ें, ऐसे में त्रुटि की संभावना रहेगी। वजन लेने के बाद माँ से बच्चे को कपड़े पहनाने के लिए कहें और उनका आभार व्यक्त करें। बच्चे के आकलन के अनुसार उसकी पोषण स्थिति के बारे में बताएं। डिजिटल मशीन पर वजन लेने के लिए बच्चे को लिटाकर वजन ले सकते हैं अगर 2 साल से कम उम्र का है। 2 साल से अधिक उम्र का है तो बच्चे का वजन मशीन पे खड़ा करके भी ले सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी जरूरत पड़ती है कि बच्चे का वजन माँ के साथ दोनों का एक साथ लेना पड़ता है। वजन लेने से पहले डिजिटल मशीन को ठोस एवं समतल जगह पर रखें। स्टार्ट बटन दबाकर वजन मशीन को चालू करें। चालू करने के बाद उसे 0 पर सेट करें। एक टियर बटन होता है, उसको प्रेस करने से 0 सेट हो जाता है। वजन लेते समय वजन मशीन पर ले जाते समय बच्चे को कपड़े से ढककर रखें। बच्चे को धीरे से वजन मशीन के बीच में रखें। याद रहे, यदि माँ के साथ बच्चे का वजन लिया जा रहा है तो माँ से बच्चे को पकड़ने की तरफ छाती से लगाकर पकड़ने को कहें। जब बच्चा हिलना बंद कर दे और डिजिटल मशीन में वजन स्थिर हो जाए तब बच्चे का वजन तुरंत रजिस्टर में रिकॉर्ड करें। वजन को निकटतम 0.01 किलोग्राम या 10 ग्राम तक रिकॉर्ड करें। वजन लेने के बाद माँ से बच्चे को कपड़े पहनाने के लिए कहें एवं उनका आभार व्यक्त करें। बच्चे के आकलन के अनुसार उसकी पोषण स्थिति के बारे में बताएं। इस सत्र का सारांश है कि वजन, लंबाई, ऊंचाई, एंथ्रोपोमेट्री या शारीरिक माप जानने के विभिन्न तरीके हैं। वजन लेने के विभिन्न उपकरण हैं: साल्टर स्केल, डिजिटल मशीन शिशु के लिए और डिजिटल मशीन बच्चों। याद रहे, वजन लेने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र पर उपलब्धता अनुसार इन मशीनों का उपयोग किया जाना चाहिए। साल्टर स्केल पर जब बच्चा हिलना बंद कर दे और साल्टर स्केल में सुई स्थिर हो जाए तब बच्चे का वजन तुरंत रजिस्टर में रिकॉर्ड करें। डिजिटल मशीन को ठोस और समतल सतह पर रखें। मशीन को चालू करने के बाद उसे 0 पर सेट करें। इस सत्र में हमने चर्चा की कि बच्चों के एंथ्रोपोमेट्री या शारीरिक माप के विभिन्न क्या तरीके हैं और वजन लेने के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। आप सभी का धन्यवाद। एक और वीडियो है, इसके बाद हम अगला दिखाते हैं। उसमें हमने वजन के बारे में देखा। अभी निगरानी और प्रोत्साहन डिजिटल ट्रेनिंग के तीसरे मॉड्यूल में आपका स्वागत है। संदीप, अभी दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहे, थोड़ा आवाज पे ज्यादा कर दी। हाँ ठीक है। अच्छा, ओके। इस सत्र में
सीखने के प्रमुख उद्देश्य कुछ इस प्रकार होंगे। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि लंबाई ठीक है और ऊंचाई लेने का सही तरीका क्या है, और साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि मशीन की जांच किस तरह करें ताकि मशीन से रिलेटेड जो त्रुटियां हैं उससे हम बच पाए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बच्चे की कब लंबाई मापनी है और किन बच्चों की हमें ऊंचाई मापनी। यदि बच्चा 2 साल से छोटा है या वह खड़े होने में सक्षम नहीं है, उन बच्चों की हम लंबाई मापेंगे। यदि बच्चा 2 साल या उससे अधिक है एवं वो खड़े होने में सक्षम है, बच्चों की हम ऊंचाई मापेंगे। वैसी स्थिति जब बच्चे की उम्र 2 साल या उससे अधिक है पर वो खड़ा होने में सक्षम नहीं है, तो हम उन बच्चों की लंबाई मापते हैं, पर उनमें हमें 0.7 सेंटीमीटर घटाकर ऊंचाई में परिवर्तित करना होता है। ऐसा हमें इसलिए करना होता है क्योंकि जब हम ऊंचाई मापते हैं उस समय जो ग्रेविटी का फोर्स है वो उस बच्चे पे लगता है और जो वर्टेब्रल स्पेसेस है बीच में उस पूरा सिकुड़ता है। इसीलिए हमें 0.7 सेंटीमीटर घटाकर ऊंचाई में परिवर्तित करना। अब ऊंचाई और लंबाई लेने के उपकरण के बारे में आई होप ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई हो कि हम 2 साल से ऊपर वाले बच्चे को खड़ा करके नापेंगे, और लेकिन मान लीजिए 2 साल से बड़ा बच्चा है और वो खड़ा नहीं हो पा रहा, उसको हम लिटा के ही नाप रहे हैं, तो जो हम लेट के जब नापेंगे तो जो लेंथ आएगी उसमें से 0.7 सेंटीमीटर घटा देंगे उसकी लंबाई का। ठीक है, ये क्लैरिटी, क्योंकि जैसा डॉक्टर प्रवीण ने बताया कि जब हम खड़ा करते हैं तो वो ग्रेविटी और वर्टेब्रल कॉलम जो हमारी स्पाइन है या जो रीढ़ की हड्डी है उसकी एडजस्टमेंट की वजह से लंबाई थोड़ी कम होती है खड़े वाले में, और लेटने पे उतनी बढ़ जाती है। हम जानते हैं। जो लंबाई मापी जाती है उस उपकरण को हम इन्फेंटोमीटर के नाम से जानते हैं। जैसा आप पहले चित्र में देख पा रहे हैं, इस इन्फेंटोमीटर में एक हेड पीस होता है जो फिक्स होता है, उसको आप मूव नहीं कर सकते, और एक फुट पीस होता है जिसे हम आगे पीछे सरका सकते हैं। जो ऊंचाई मापने की उपकरण है उसे हम स्टेडियोमीटर के नाम से जानते हैं। और जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे फुट पीस फिक्स होता है और जो हेड पीस है उसे हम ऊपर नीचे खिसका सकते हैं। जैसी बच्चे की हाइट है उसके आवश्यकता अनुसार आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब आगे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऊंचाई और लंबाई लेने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट या सबसे पहला जो चीज हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि ऊंचाई और लंबाई लेने के पहले बच्चे के जूते, मोजे, या अगर बच्चे ने चोटी लगाई हुई है, जूड़ा, तो उसे हमें खोलना है। बालों में लगा क्लिप, रबर बैंड, हेयर बैंड, इन चीजों को भी हटाना है। अगर हम इसे नहीं हटाएं तो हमारी माप सही नहीं आएगी। अगर छोटे बच्चे की लंबाई की माप हम ले रहे हैं, वहां पे हमें डायपर को लंबाई माप करते समय हटाना है ताकि बच्चे की हम पोजीशन ठीक रख सकें। साथ साथ हमारे लिए ये भी जरूरी है कि हम लंबाई और ऊंचाई के लिए ले जाते समय बच्चे को ढक के रखें ताकि बच्चे की तापमान में गिरावट ना आए। लंबाई और ऊंचाई लेने के लिए 2 व्यक्तियों की जरूरत होती है, जहाँ पे पहला व्यक्ति हेड पीस के तरफ होता है और दूसरा व्यक्ति फुट पीस की तरफ खड़ा होता है। अब हम ये समझते हैं कि पहले व्यक्ति जो हेड पीस के तरफ है लंबाई मापने के समय उनका क्या क्या काम होता है। सबसे पहले जरूरत है कि बच्चे को इन्फेंटोमीटर के बीच में सीधा लिटाना है और इसके बाद हमें उस स्थिति में बच्चे को बनाए रखना है।
लेटे हुए बच्चे का सिर सीधा हेड पीस से सटा हुआ होना चाहिए और बोर्ड के समानांतर होना चाहिए। जो व्यक्ति हेड पीस के तरफ खड़ा है उन्हें दोनों हाथों से सिर को धीरे से पकड़कर ऊपर की तरफ हेड पीस से सटाकर रखना है ताकि बच्चे की आंखें सीधे छत की दिशा में हो। जैसा आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, इस बच्चे की स्थिति उस तरह बनाई गई। जो दूसरा व्यक्ति होता है वो फुटपीस की तरफ खड़ा होता है। वो उनके पैरों को, बच्चे की पैरों को सहारा देके और इस तरह पकड़ता है कि बच्चे की एरी इन्फेंटोमीटर के समानांतर हो। बच्चे के घुटनों को धीरे से दबाता है ताकि पैर सीधा रह सके, जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं। और साथ साथ दूसरे हाथ से फुटपीस को पैरों के नीचे मजबूती से लगाता है ताकि पैरों के तलवे फुटपीस से सपाट रूप से लगा हो और ये 90 डिग्री पे फुटपीस बिल्कुल इन्फेंटोमीटर के फुटपीस से चिपका हुआ। और जब ये पोजीशन मेंटेन होता है उसके बाद उसकी माप की जाती है। ऊंचाई की सही माप के लिए भी दो व्यक्तियों की जरूरत होती है, जहां पे पहला व्यक्ति फुटपीस के तरफ होता है। पहले व्यक्ति का ये काम होता है कि वो बच्चे के घुटने और पैर की ऊपरी सतह को इस तरह पकड़े कि पैर सीधे और तलवे सपाट स्टेडियोमीटर से सटे हों। साथ साथ उस व्यक्ति का ये भी काम होता है कि बच्चे अगर अपने पैर की उंगलियों के बल खड़ा होने लगे तो उसे रोकना होता है। यदि आवश्यक हो तो छोटे बच्चों को पूरी ऊंचाई तक खड़े होने में मदद करने के लिए वो पेट को हल्का पीछे की ओर दबा भी सकते हैं। जबकि दूसरा व्यक्ति जो हेड पीस की तरफ खड़ा होता है वो अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली से बच्चे को इस तरह सहारा देता है ताकि बच्चा बिल्कुल सीधा सामने की तरफ देखे और दूसरे हाथ से जो हेड पीस है उसको इस तरह सरका के नीचे लेके आता है ताकि वो सिर के ऊपरी हिस्से पर बालों को हल्का दबाता हुआ सटा हुआ। तो जैसा हम तीसरे चित्र में देख पा रहे हैं, इस बात का भी ध्यान देना होता है कि बच्चे का सिर, कंधा, कूल्हा, पिंडलियां और एरी स्टेडियोमीटर से चिपका हुआ और कोई स्पेस ना हो। और जब इस तरह की स्थिति बनी हो उस समय हमें ऊंचाई या लंबाई 0.1 सेंटीमीटर के नजदीकी तक मापना है और उसे तुरंत रजिस्टर में रिकॉर्ड करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस तरह 101.4 सेंटीमीटर, 91.4 सेंटीमीटर, इस तरह हमें उसे दर्ज करें। जब ऊंचाई और लंबाई की माप ले ली जाती है उसके बाद माँ से बच्चे को कपड़े पहनाने के लिए कहें और का आभार। अब हम ये जानते हैं कि मशीन की जांच किस तरह की जाती है ताकि मशीन से संबंधित जो त्रुटियां हैं उससे हम बच पाएं। तो सबसे पहले हम वजन की मशीन की त्रुटियों को किस तरह रोक सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो अगर आप सॉल्टर स्केल का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पे कुछ जो ज्ञात वजन है, स्टैंडर्ड वेट है, जैसे 1 किलो, 5 किलो, इस तरह का वजन जैसा आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, जो बच्चे को बैठाने का जो बैग है उसके अंदर रखते हैं और फिर ये देखते हैं उसकी माप सही आ रही है। यदि उसी तरह अगर आप डिजिटल वेइंग मशीन का यूज कर रहे हैं तो वहां पे भी आप कुछ ज्ञात वजन जैसे 100 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, ऐसे वजन को बीच में, मशीन के बीच में रखकर और ये देखने की कोशिश करेंगे कि उसका माप सही आ रहा है या नहीं। साथ साथ ये जरूरी है कि
इन्फेंटोमीटर और या स्टेडियोमीटर की भी हम माप करें, कैलिब्रेट करें, ताकि उससे रिलेटेड जो त्रुटियां हैं उससे हम बच पाएं। और उसके लिए एक रॉड या पाइप जिससे आपने माप के रखा हुआ है, बीच बीच में आप इन्फेंटोमीटर और स्टेडियोमीटर को चेक करेंगे कि उसकी माप सही आ रही है या नहीं। ये ज्यादातर बेहतर होता है कि सॉल्टर स्केल या डिजिटल वेइंग मशीन को जब आप दिन की शुरुआत करते हैं, शारीरिक माप का सेशन आप स्टार्ट करते हैं, उसके पहले एक बार कैलिब्रेट कर लें। और इन्फेंटोमीटर और स्टेडियोमीटर को आप 1 सप्ताह के अंतराल पे कैलिब्रेट कर सकते हैं, ताकि उनकी त्रुटियों से बचा जा सके। तो इस सत्र में हमने ये सीखा कि बच्चे की लंबाई मापी जाती है यदि बच्चा 2 साल से छोटा है या खड़े होने में सक्षम। हम बच्चे की ऊंचाई मापते हैं यदि बच्चा 2 साल या उससे अधिक। लंबाई लेने के उपकरण को हम इन्फेंटोमीटर के नाम से जानते हैं और ऊंचाई लेने के उपकरण को हम स्टेडियोमीटर। लंबाई और ऊंचाई लेने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है। पहला व्यक्ति हेड पीस की तरफ खड़ा होता है और दूसरा व्यक्ति फुट पीस की तरफ होता है। तो हमें उम्मीद है कि लंबाई और ऊंचाई लेने का सही तरीका आप समझ पाए हैं। धन्यवाद। अ, ये वीडियोस में आपने देखा हाइट और लेंथ कैसे मेजर करते हैं, इसका जो डिटेल में तरीका था। और ये कलावती सरन दिल्ली में जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, वहां से लोग बता रहे थे। तो इसके बाद आई थिंक मैं ये पूछना चाह रही थी आईसीडीएस से भी कि जेड स्कोर कैलकुलेशन तो अभी हमको दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो पोषण ट्रैकर में ही एंट्री करना है, तो वो तो हम स्किप कर सकते हैं ना। हाँ शिवानी, मुझे लगता है स्किप कर सकते हैं। संतोष जी के जो सेशन है उसमें प्रेजेंटेशन है पोषण ट्रैकर में, उसको कैसे एंट्री करना है, उसको कैसे डैशबोर्ड में देखना है। अच्छा, तो एक दिस सेकंड पार्ट मैं विल बी कवर्ड। हाँ, मैं एक सेकंड सिर्फ देख रही थी कि इसमें क्या पोषण आ रहा है। वृद्धि, निगरानी और प्रोत्साहन के मॉड्यूल 4 में आप सभी का एक स्वागत है। एक सेकंड, आप इस सुन पा सत्र रहे में हैं? हम नहीं देख नहीं हाँ, पा रहे, नहीं सुन पा रहे। नहीं नहीं, तो हमको ये करना नहीं है ना, ये जेड स्कोर वाला ही है। मैं वही Okay. देखती, नेक्स्ट वाला जो है वो जेड स्कोर है। और एक इनका था, बस 1 मिनट, मैं सिर्फ देख रही हूँ कि एक काउंसलिंग वाला आप था। सभी का एक इस बस 1 सत्र मिनट। में हाँ स्वागत है। इस सत्र में हम एडिमा का आकलन, हाँ, तो छोड़ देते हैं। तो ये वाली चीज तो हमें इनको बताने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पोषण ट्रैकर के अंदर सब चीज एंट्री हो जाएगी। तो आई थिंक मैं फिर अपना सेशन हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है ना संतोष जी, तो आप इसको फिर नेक्स्ट। हाँ, संतोष जी को हैंड ओवर कर देते हैं। हाँ, संतोष जी को ठीक है। हाँ, हम पैनलिस्ट पे अच्छा ज्वाइन ही नहीं कर पाए ना, आप ठीक है। यहीं से हम तो मैं अपना मैं शेयर कर एंड दूँ। यहाँ से एंड वो कर दूँ ना, आप तुम कुछ मत कीजिए, आप हाँ, जुड़े रहिए, मैं यहाँ से कर रहा हूँ तुम शेयर। ले पा रहे हो ना, ठीक है, चलो। स्क्रीन दिख रहा है ना अभी? हाँ हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। फुल स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, फुल स्क्रीन दिख रहा है। ओके ओके। मैं अपना म्यूट कर लेती हूँ। ओ थैंक यू शिवानी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा टेक्निकल सेशन लेने का। और हम लोग अगर इसके बैक में जाएं तो आप लोगों को पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन हुआ होगा कि इस मामले को लेकर वृद्धि निगरानी को लेकर के कितना गंभीर है निदेशालय। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, हमारा आईसीडीएस का ये प्राइमरी टास्क है। नो डाउट इस पे ये एक्सेप्टेंस होना चाहिए। बट कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं कि हम लोग इस पे तो बातें करते हैं, बस की क्वालिटी को लेकर के थोड़ा सा हमको इंश्योर होने की जरूरत है पूरी टीम को। उस पे हम लोग थोड़ा बात करेंगे। अभी जैसा टेक्निकल सेशन में आप लोगों ने 1 बाय 1 देखा कि कैसे ग्रोथ मॉनिटरिंग की जानी है, ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस को कैसे यूज करना है, और उसके छोटे छोटे जो भी पार्ट्स है, छोटी छोटी चीजों को आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हुई है। आई थिंक हमको लगता है कि वो बड़ा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ग्रोथ मॉनिटरिंग तो जनरली होती है। अगर हम पोषण ट्रैकर पे देखें या फिर ऐसे जनरल परिभाषा में बात करें तो पिछले कई सालों से ये कार्य किया जा रहा है, बट कहीं ना कहीं उसकी गुणवत्ता को लेकर के हमको ध्यान के रखने की जरूरत है, ताकि एक्चुअल हम लोग बच्चे को आइडेंटिफाई कर पाए, उनके स्वास्थ्य और उसके स्वच्छता को ये आइडेंटिफिकेशन से हम
ये प्लान कर पाए कि उनको कैसे ट्रीटमेंट किया जाए, कैसे काउंसलिंग की जाए, और हम एक्चुअल बच्चों को आइडेंटिफाई करते हुए उनको सैम मैम से कैसे रिकवर करें, इन सब चीजों पे ध्यान केंद्रित करें। इसी में हम लोग अब आगे चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो टेक्निकल सेशन देखा कि कैसे ग्रोथ मॉनिटरिंग करना है, कैसे डिवाइसेस को यूज करना है। ग्रोथ मॉनिटरिंग करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप बनता है तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि ग्रोथ मॉनिटरिंग करने के बाद आखिर आंकड़ों को सही सही कैसे दर्ज किया जाए पोषण ट्रैकर में, ताकि वास्तविक आंकड़े, जेन्युइन आंकड़े हमको प्राप्त हो सके और आपके लिए भी वो यूजफुल हो कि वो आंकड़ों के माध्यम से आप एक्चुअल बच्चों के प्रति क्या जो सैम और मैम आइडेंटिफाई हुआ, उसका किस तरह के स्टेप्स लिए जाने हैं, ये डिसीजन ले पाए। तो मुख्यतः हम लोग इसमें दो चीजों पे बात करेंगे। एक, पोषण ट्रैकर में एप्लीकेशन में वृद्धि निगरानी को कैसे एंट्री करते हैं, सही सही एंट्री करने के क्या प्रोसेस हैं। सेकंड, हम लोग पार्ट देखेंगे डैशबोर्ड का, जो एक मॉनिटरिंग सेक्शन का पार्ट है। वो बेसिकली हमारे डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑफिशियल्स हैं, उनके लिए हैं। वो कैसे आंकड़ों को मॉनिटरिंग कर पाएंगे, कैसे एग्जैक्ट सैम मैम को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और अगर वो चाहे तो इन द मेन टाइम उन आंकड़ों के आधार पे रैंडमली मॉनिटरिंग कर पाएंगे। तो दो पार्ट में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, और नो डाउट इन सब चीजों को आप करते चले आ रहे हैं, लेकिन एक बार स्टेप्स को हम लोग को फिर जान लेने की जरूरत है, ताकि पोषण ट्रैकर में जो आंकड़े आए उसकी गुणवत्ता बेहतरीन हो, सही सही आंकड़ों की एंट्री हो। इसका हम ध्यान कैसे रखें और कैसे एंट्री को दर्ज करें, थोड़ा हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इसको। क्योंकि ये एप्लीकेशन में आंगनवाड़ी वर्कर के लेवल के या उनके नॉलेज के हिसाब से बनाया गया है, तो बहुत सिंपल एप्लीकेशन है। इसी एप्लीकेशन पे हम कैसे स्टेप बाय स्टेप एंट्री करने का प्रोसेस को एक बार जानने का प्रयास करते हैं। आप देखते होंगे कि एप्लीकेशन जो हमारी मुख्यतः आंगनवाड़ी दीदी के लिए ये है, बट इन द मेन टाइम हमारी डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल की टीम भी इस एप्लीकेशन को देखें, चूंकि वो भी अगर रैंडमली विजिट में जाते हैं तो वो भी अपने स्तर से एप्लीकेशन पे एंट्री करके इस पार्टिकुलर मॉड्यूल को वो चेक कर सकते हैं, और कैसे उस एप्लीकेशन में देख सकते हैं कि कौन सा बच्चे का क्या स्थिति है, क्या उसका हेल्थ स्टेटस है। ये एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन जैसे ही आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं पोषण ट्रैकर का, तो आप देखेंगे कि इस तरह का हमारा लेफ्ट साइड में जो स्क्रीन आ रहा है, यहाँ मोबाइल नंबर और एमपिन दर्ज करने के ऑप्शंस आते हैं। ये ऑथराइज पर्सन के द्वारा यूज होना है, यानी हमारे जो ऑथराइज पर्सन है जो एप्लीकेशन को यूज करेंगे वो आंगनवाड़ी वर्कर हैं। उनके लिए उनके मोबाइल नंबर के साथ इस एप्लीकेशन को लिंक किया गया है, ताकि वही लॉगिन कर पाए। ये मुख्यतः गवर्नमेंट के तरफ से उनके माध्यम से एंट्री होनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर एंट्री करनी है। जो आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी दीदी का मोबाइल नंबर होता है, वो नंबर यूज करना है। वो ऑलरेडी हम लोगों ने इसमें मैप किया हुआ है, और उसके बाद उनको एक एमपिन भी जनरेट करके मिला होगा। हम लोग जानते हैं कि अगर उनको एमपिन पता नहीं है तो एमपिन वो रीसेट कर सकती हैं। एमपिन भूल गए तो वो नीचे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, वहां पे क्लिक करके आपके मोबाइल नंबर पे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, और फिर से आप अपना एमपिन रीजनरेट कर सकते हैं। तो हम लोग अभी लॉगिन की बात करते हैं। यहाँ मोबाइल नंबर और एमपिन जो ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है, दिया गया है आंगनवाड़ी दीदी को, उनके मोबाइल नंबर और एमपिन के माध्यम से हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद राइट साइड के जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रहे हैं पोषण ट्रैकर, और हिंदी में आंगनवाड़ी वर्कर का नाम सबसे ऊपर पैनल पे आ रहा है, आरती कुमारी, यानी आरती कुमारी के नाम से आंगनवाड़ी वर्कर है। उनका हम लोगों ने इस एप्लीकेशन पे लॉगिन लिया है। अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने एरो मार्क करके नीचे 4 मेनू आ रहे हैं। हमको चूंकि अभी हमारा वजन सप्ताह को लेकर के फोकस होना है, तो हम लोग अभी पार्टिकुलर विधि निगरानी पे बात करेंगे और इसकी एंट्री पे बात करेंगे।
बाकी चीजों पे हमको लगता है कि विगत 2 वर्षों से सभी की एंट्री की जा रही है, सबकी ट्रेनिंग भी हुई है। बट हम लोग एक बार अभी वृद्धि निगरानी सप्ताह में और सिर्फ वृद्धि निगरानी पे आज हम लोग बात कर रहे हैं, इस मॉड्यूल पे चर्चा करते हैं। इसकी एंट्री पे हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको एंट्री करते हैं और इसका आंकड़ों को दर्ज करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेन स्क्रीन पे ही 4 मॉड्यूल्स आ रहे हैं, जिसमें एक लाभार्थियों है पहला मॉड्यूल, दूसरा होम विजिट का है, तीसरा आधार सत्यापन करना है, आधार सत्यापन जिनका जो भी बेनिफिशियरी को रजिस्टर्ड किया गया है उनका है, और एक दैनिक खोज है यानी डेली मॉनिटरिंग का एक मॉड्यूल है, जिसमें कि हम लोग डेली मॉनिटरिंग में आंगनवाड़ी सेंटर ओपनिंग स्टेटस और बच्चों का अटेंडेंस लेते हैं। तो हम लोग को अभी चारों मॉड्यूल्स पे बात तय करेंगे। अभी हम लोगों का आज स्पेसिफिक मॉड्यूल पे चर्चा का विषय है। तो पहला मॉड्यूल जो लाभार्थियों है आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, हम उस पे एरो मार्क भी किए हैं। हम जैसे ही उस पे प्रेस करते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्क्रीन इस तरह का विजिबल होता है। लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे कि कैटेगरी वाइज, एज वाइज जितने भी हमने लाभार्थियों को रजिस्टर किया है, मतलब पर्टिकुलर उस आंगनवाड़ी वर्कर ने अपने पोषक क्षेत्र के जो भी बेनिफिशरीज हैं, लाभुक हैं, उनको रजिस्टर या पंजीकृत किया है पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में, उसके अलग अलग मॉड्यूल्स आपको रिफ्लेक्ट होंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें 5 तरह के मॉड्यूल्स दिख रहे हैं, जिसमें गर्भवती महिला यानी कि जितनी भी गर्भवती महिलाओं को हमने रजिस्टर्ड किया है उसके नंबर्स वहां शो होंगे। स्तनपान कराने वाली माताएं यानी कि जिनको हम लैक्टेटिंग मदर कह सकते हैं। उसके बाद बच्चे हैं, बच्चे को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 0 से 6 माह के बच्चे का सूची आएगा, सेकंड है 6 मंथ टू 3 वर्ष के, और फोर्थ है हमारा, थर्ड है हमारा 3 to 6 वर्ष के। तो ये 5 प्रकार के जो मॉड्यूल्स हमारे दिख रहे हैं, तो हम स्पेसिफिक किसी भी बेनिफिशियरी को जानना चाहे तो उसकी कैटेगरी के हिसाब से हम चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बच्चे का जो वजन लेना है, तो हम 3 तरह के जो कैटेगरी बच्चों को कैटेगराइज किया गया है, हम किसी पे भी मॉड्यूल्स पे जाएंगे तो जैसे ही उस पे हम प्रेस करेंगे उस पर्टिकुलर मेनू पे, तो आप देखेंगे कि राइट साइड की स्क्रीन में आपके बच्चों की लिस्ट आ जाएगी, यानी कि जिसको भी आपने रजिस्टर्ड किया है। अब इन बच्चों को के कुछ बेसिक डिटेल्स आपको रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। बेसिक डिटेल्स के बारे में भी हम समझेंगे कि कौन सा थीम, कौन सा डिजाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बार हम लोग एंट्री वाले पोर्शन पे देखते हैं। पहले हम लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग की एंट्री पे जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बच्चों का कुछ वेरीफाइड करके ग्रीन सैंपल आ रहा है, और एक बच्चे का आप देख रहे होंगे चंदा कुमारी करके, उसका अनवेरीफाइड आ रहा है। इसका मतलब सभी को हमको लगता है अंडरस्टैंडिंग है। वेरीफाइड का मतलब है कि उसके आधार वेरीफाइड है, उसका आधार नंबर ऑलरेडी वेरीफाइड किया गया है एप्लीकेशन में। और जो चंदा कुमारी है जिनका रेड हाईलाइटेड है, तो आप उससे समझ सकते हैं उनका आधार नंबर अभी तक वेरीफाइड नहीं किया गया एप्लीकेशन, तो उसको फिर हमको आधार वेरीफाई करने की जरूरत पड़ेगी आंगनबाड़ी वर्कर के माध्यम से। अब हम लोग एंट्री वाले पे देखते हैं कि मान लीजिए जो वेरीफाइड है उन बच्चों की हमको ग्रोथ मॉनिटरिंग की जांच, ग्रोथ मॉनिटरिंग की एंट्री करनी है, उनके लंबाई और वजन का एंट्री किया जाना है। तो उसके वजन और लंबाई का एंट्री कैसे हम करते हैं, तो आप देख रहे होंगे राइट कॉर्नर पे 3 डॉट का कॉलम है। हर बेनिफिशियरी के नाम के सामने राइट कॉर्नर पे 3 बिंदु एक डॉट दिख रहा है। जो हम लोग एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इस तरह के 3 डॉट होते हैं, जहाँ की हम विस्तृत जानकारी के लिए उस 3 डॉट का यूज करते हैं, 3 बिंदु का यूज करते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट किया है लेफ्ट स्क्रीन में 3 बिंदु। आप जैसे ही 3 बिंदु पे क्लिक करते हैं तो आप नीचे एप्लीकेशन के नीचे साइड में, बिलो साइड में आप देखते हैं कि 4 तरह के मेनूज आपको ओपन होते हैं उस पर्टिकुलर बेनिफिशियरी के नाम के साथ, है ना। तो पर्टिकुलर बेनिफिशियरी का मतलब कि जो बच्चे का हम वजन लेना चाहते हैं, उनका हाइट मेजरमेंट करना चाहते हैं, उस बच्चे के नाम के सामने राइट साइड में 3 बिंदु के पास जाएंगे। जैसे ही प्रेस हम करते हैं
तो आपको नीचे साइड में आपको 4 तरह के मेनू ओपन हो जाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि उसके नाम ऊपर मेंशन है और नाम के साथ नीचे 4 जो ऑप्शन है उसमें आप देख सकते हैं कि पहला तो प्रोफाइल अपडेट करें का ऑप्शन आ रहा है, जिसमें कि हम बेसिक जानकारी अगर इनका चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए मे बी इनका डेट ऑफ बर्थ चेंज करना हो, इनके नाम में किसी तरह का मॉडिफिकेशन करना हो, तो हम प्रोफाइल अपडेट से कर सकते हैं। दूसरा है विकास और पोषण संबंधी विवरण जोड़े, तो इनमें हेल्थ स्टेटस को हमको फिट करना है। हम लोग थर्ड ऑप्शन पे आते हैं जो एरो मार्क किया हुआ है, क्योंकि हम लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग पे आज बात कर रहे हैं, तो हमें थर्ड ऑप्शन पे जाना है। थर्ड ऑप्शन पे जैसे ही आप प्रेस करते हैं ग्रोथ मॉनिटरिंग पे, तो राइट साइड की स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि अब आपको उस पर्टिकुलर बच्चे का कद और वजन लेने के लिए स्क्रीन ओपन हो जाता है। यानी कि वहां पे जो भी आपने अभी इससे पहले के सेशन में जाना कि किस तरह से हम लोग अच्छे से लंबाई का माप ले सकते हैं और वजन किस तरह से अच्छे से ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस यूज करके, और को भी कितना भी उसका मतलब जो भी टेक्निकल पार्ट है उसको हमने समझा, और उसको लेने के बाद आप ग्रोथ मॉनिटरिंग पंजी जो होती है, वृद्धि निगरानी पंजी, उस पर भी लिख करके रख सकते हैं और बाद में भी एंट्री कर सकते हैं। बस कोशिश करना है कि आप जैसे ही ग्रोथ मॉनिटरिंग करें तो साथ साथ में आप पोषण ट्रैकर में एंट्री कर लें, लेकिन पैरेलली आपको वृद्धि निगरानी पंजी में भी इस आंकड़ों को रखें। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे अपर लेवल पे स्क्रीन पे, जो ऊपर लेवल के स्क्रीन पे आपको प्रीवियस रीडिंग दिखा रहा है, यानी कि ये बता रहा है कि इस बच्चे का लास्ट हम लोगों ने कब वजन और लंबाई का मेजरिंग किया गया है। तो आप देख रहे हैं प्रीवियस रीडिंग बता रहा है जो 31 दिसंबर को लिया गया था इस बच्चे का। उसके हाइट मेंशन किए हुए हैं सेंटीमीटर में और वेट मेंशन किए हुए हैं किलोग्राम में। तो ये आंगनवाड़ी दीदी के द्वारा ही फीड किया गया था। अब उसके बाद 31 दिसंबर के बाद आज हम चाह रहे हैं इसका वजन और हाइट लेना, तो आप ले सकते हैं, लेकिन मंथ में एक बार करना है ये, तो इसका भी ध्यान रखना है कि एक बार मंथ में एंट्री इसकी जरूर हो जाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 ऑप्शन बहुत ही इजी है। 2 ऑप्शंस आपके सामने खुल करके आ रहे हैं। कद जो कि सेंटीमीटर में मेंशन करना, बस यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है कि सेंटीमीटर मेंशन है तो सेंटीमीटर में ही आप वजन दर्ज करें, हाइट दर्ज करें, और वजन जो लेना है वो किलोग्राम में ही दर्ज करें। उसके 2 ऑलरेडी कॉलम बने हुए हैं। आपने जो भी वृद्धि निगरानी पंजी में वजन लेने के बाद, हाइट लेने के बाद आपने लिखा है, उसको आपको यहाँ दर्ज कर देना है, और दर्ज करने के बाद उसकी एंट्री कर देनी है। और करने के बाद सबसे लास्ट ऑप्शन आपको सुरक्षित करें, जिसको इंग्लिश में हम लोग सबमिट का भी ऑप्शन आता है। आप जैसे ही सबमिट करेंगे इस पर्टिकुलर बच्चे का वजन और हाइट अपडेट हो जाएगा, और आज के डेट में वो जो भी उसका हाइट और वजन होगा वो दर्ज हो जाएगा और वो डैशबोर्ड में भी हमारे चला आएगा। तो बहुत सिंपल है। ऐसे ही एक एक करके सारे बच्चों का अभी मैंने आशा कुमारी का लिया है, इसी प्रकार आप हर एक बच्चे का एक एक करके इसी तरह से एंट्री कर सकते हैं। ये हमारा प्रोसेस है और बहुत सिंपल एप्लीकेशन है। ये तरीके होते हैं दर्ज करने के। ऑलरेडी हमारे तरफ से मुझको लगता है कि ये मेनी टाइम्स हम लोगों ने ट्रेनिंग कंडक्ट किया है, तो ये दर्ज करने के तरीकों को भी आप लोगों को ब्रीफली बताया गया है। पर्पस ये है, आज इस वजन सप्ताह की जो वेबिनार है इसमें बताने का पर्पस ये है कि हमारी जो ये एंट्री हो इसकी गुणवत्ता को ध्यान में रखने की जरूरत है। हो सकता है कि आप माप ले रहे हो इंच में और फिर यहाँ सेंटीमीटर में डाल रहे हो, तो वो कहीं कंफ्यूजन हो रहा हो। तो इस तरह की चीजों से बचना है। ध्यान रखना है कि हाइट हमको सेंटीमीटर में ही लेना है और वजन किलोग्राम में ही दर्ज करना है, तो ताकि हम एग्जैक्टली जान पाए कि बच्चे का एक्चुअल स्टेटस, हेल्थ स्टेटस क्या है। अब हम लोग एक बार हेल्थ स्टेटस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अब जब बच्चे, जो भी हमारे कैटेगरी वाइज यहाँ बच्चे हैं जो लाभार्थियों के स्क्रीन पे हम लोगों ने देखा था, अगर हम किसी भी कैटेगरी पे जाते हैं और एक बार बच्चों की जो लिस्ट आती है, उस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में बच्चे के वजन के और हाइट के हिसाब से उसको कैटेगरी डिफाइंड किया गया है। वो हम लोग देख सकते हैं कि उसको हम कैसे समझते हैं। हम
एप्लीकेशन पे जैसे ही बच्चों के लिस्ट आते हैं वहां से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे सैम है, मैम है, मतलब कुपोषित है, अति कुपोषित है या सामान्य कैटेगरी के बच्चे हैं। जो आपने प्रीवियस यानी कि इससे पहले आपने जो दर्ज किया होगा वजन और उसके लंबाई को, उसके आधार पे ये ऑटोमेटिक एप्लीकेशन इसको WHO को ग्रोथ मॉनिटरिंग जेड स्कोर के आधार पे इसको डिफाइन कर देता है, वो बता देता है, ताकि आपके लिए इजीली हो, आपको अलग से इस पे टेक्निकली कुछ काम करने की जरूरत ना पड़े और हमारे आंगनवाड़ी दीदी के लिए इतना मुश्किल ना हो कि उनको निकालना, उसका जेड स्कोर निकालना पड़े। और ये ऑटोमेटिक एप्लीकेशन वो सब चीजों से इनबिल्ट है और ये बस सिंपली आपको आइडेंटिफाई कर देता है कि वो बच्चा कुपोषित है, अति कुपोषित है या सामान्य कैटेगरी की है। हम लोग एक बार समझते हैं, अगले स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आप, हम बैक स्क्रीन पे आते हैं तो हर बच्चे के फोटोग्राफ के सामने आप देख रहे होंगे कि एक सर्किल बना हुआ दिख रहा है और सर्किल की भी कलर कोडिंग है। यहाँ आप देख सकते हैं कहीं रेड है, कहीं ग्रीन है, कहीं येलो है। हम लोग इसको अलग से देखते हैं। आप देख सकते हैं कि 3 तरह के हमने सर्किल लिया है जो मेजरली हम लोग यूज करते हैं और जानते हैं। कैश में भी इस तरह के आते थे, बट कैश में जो डिनोट करने का जो तरीका होता था वो क्यूब के रूप में होता था, इसमें सर्किल के रूप में है। आप देख सकते हैं बच्चे के फोटोग्राफ के सामने आप सर्किल, ग्रीन सर्किल देख रहे होंगे, ये हरा घेरा हमने इसको डिनोट किया है और ये आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए इजीली होगा। आप इजीली चिन्हित कर पाएंगे कि जो लास्ट आपने वजन और हाइट लिया था उसके आधार पे बच्चे का हेल्थ स्टेटस क्या है ना। तो ग्रीन से हम सिंबल से हम समझते हैं, ऑलरेडी हम लोग पहले भी समझते आ रहे हैं कि जहां ग्रीन सर्किल बन गया इसका मतलब है कि वो बच्चा सामान्य कैटेगरी में है, वो अभी वैसे कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन में नहीं है। आप नेक्स्ट सर्किल देख सकते हैं जिसमें कि रेड घेरा बना हुआ है, लाल घेरा बना हुआ है, मैंने इसको मेंशन किया है। ये आपके लिए आपको चिन्हित करता है कि ऐसे जो बच्चे का आपने वजन लास्ट टाइम लिया है या उसका हाइट मेजरमेंट करके जो आपने डेटा फीड किया है उसके आधार पे वो सैम कैटेगरी में है, अति कुपोषित बच्चा है। और ऐसे बच्चों को फिर आगे हम लोग फर्दर, जैसा कि अभी हम लोग लास्ट सेशन में देखे, तो उनके लिए अलग अलग तरीके हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग तरीके हैं, उनके काउंसलिंग के लिए अलग अलग तरीके हैं, जिसपे गंभीर होने की जरूरत है। ये तो अति कुपोषित बच्चे तो है ही, लेकिन उनको हमको सामान्य बच्चे में लाने के लिए जो भी प्रोटोकॉल है वो तरीकों को अपनाना है, जो कि रेफरल सर्विसेज के भी बारे में बात हुई। जैसा हमारे डायरेक्टर सर ने भी बताया कि रेड सर्किल में आने के बाद हमारा प्रयास ये रहता है कि वो बच्चे अति कुपोषित, अति गंभीर स्थिति में हैं, उनको कुछ ना कुछ क्रिटिकल डिजीजेज आगे जाकर के हो सकती है, इसलिए ससमय उनकी रेफरल सर्विसेज को हम दें, उनको एनआरसी में कहीं ना कहीं रेफर करने का प्रयास करें। तो अति कुपोषित बच्चों के लिए ये होता है और उसके सारे चीजों को अभी हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सर्किल आप देख रहे हैं येलो सर्किल में है। तो उस ये बच्चे अति गंभीर सिचुएशन में तो नहीं है, बट हैं, कुपोषित में हैं, जिसको हम मैम कहते हैं। तो मॉडरेटली ये मैम है और इनको भी उसी तरह का ध्यान रखने की जरूरत है। इनके यहाँ रेगुलर विजिट करके, काउंसलिंग करके, उनके खान पान को, मतलब हमारा ये पूरा ICDS का जो सिस्टम है, जो भी सर्विसेज हम देते हैं, चाहे THR हो चाहे SCM हो, ये कहीं ना कहीं आपको लिंक करने की जरूरत पड़ेगी कि हम ऐसे बच्चों को पहले ध्यान में रखें जो हमारे लिए कैटेगरी सैम और मैम में आते हैं, और उनको हम ICDS की सारी सर्विसेज से कभी भी वंचित ना होने दें, ताकि हम बच्चों की मृत्यु दर को कम कर सकें। उनके आने वाले समय में उनके जो क्रिटिकल डिजीजेज डेवलप हो सकते हैं उससे बचाया जा सके। तो इसको ध्यान में रखना है। मैम कैटेगरी में जो आते हैं, इसमें कहा जाता है कि हमारा काउंसलिंग का पार्ट होता है। आप अगर कंटिन्यूअसली उसके घर पे विजिट करते हैं और उनको खान पान की बेहतर सलाह देते हैं, जिसके सारे मॉड्यूल्स बने हुए हैं, आपको एप्लीकेशन में भी है कि हम
किस कैटेगरी के बेनिफिशियरी को किस तरह के हमारे काउंसलिंग का पार्ट होगा, तो उन सब चीजों पे भी चर्चा हुई है और आप लोग को आइडिया है। आप चाहे तो इसके मॉड्यूल्स भी अलग अलग हमारे वीडियो एप्लीकेशन में उपलब्ध है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये मुख्यतः होता है, एप्लीकेशन के माध्यम से हम ये आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने समझा आंगनवाड़ी दीदी के लिए ये इम्पोर्टेंट था, और जब कोई विजिट में जाते हैं तो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल की टीम, हमारे जो ऑफिसर्स हैं या हमारी महिला पर्यवेक्षिका दीदी हैं, तो वो भी जाकर के इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ रैंडमली इसकी मॉनिटरिंग भी करें कि रियली में जो आंकड़े दर्ज किए गए हैं, जो इसका रेड सर्किल में आ रहा है, तो क्या वो बच्चा सही में रेड सर्किल में है या सामान्य बच्चा है। ये आपको रैंडमली थोड़ा जांचने की जरूरत पड़ेगी, ताकि आंकड़ों के दर्ज करने की गुणवत्ता को हम और बेहतर कर सकें और एग्जैक्ट हम वैसे बच्चों को आइडेंटिफाई कर सके और उनको जो सर्विसेज है वो हमारी पहुंच बन सके। तो इसका ध्यान रखना है। एप्लीकेशन में मुख्यतः आज हम लोग सिर्फ इसी टॉपिक पे बात करेंगे, बात किए भी ग्रोथ मॉनिटरिंग वृद्धि निगरानी के मॉड्यूल्स पे। अब हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल के टीम के साथ आते हैं कि अब ऐसे बच्चों को सैम और मैम जो भी हमारे या जनरल बच्चे जो आइडेंटिफाई होते हैं, उसको हम कैसे मॉनिटरिंग करेंगे डैशबोर्ड के माध्यम से। अगर हम एक एक बच्चे की लिस्ट देखना चाहें तो हम कैसे देख सकते हैं, कौन सा वो मेनू होगा जहां से हम डेली ट्रैकिंग कर सकते हैं ग्रोथ मॉनिटरिंग को। इसको हम एक बार लाइव हम लोग एक बार एप्लीकेशन पे डैशबोर्ड पे चलते हैं और लाइव हम लोग एक बार देखते हैं कि उससे कैसे मॉनिटरिंग हम लोग कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक की टीम। मैडम कुछ अनाउंस करने वाली थी? नहीं खत्म नहीं हुआ ना ना एप्लीकेशन खोले। मैडम आएगी, इनको अभी संतोष जी कॉडेक्स है। धन्यवाद संतोष जी, आपका हो गया ना? मनोज जी अभी लाइव थोड़ा बचा हुआ है, 1 मिनट। अच्छा लाइव बचा हुआ है? लाइव वीडियो लाइव वाले लाइव को एक दिखा बार हम देंगे। लोग डैशबोर्ड एक बार देख लेते हैं। ओके ओके ठीक है।
मनोज जी को बुलाइए ना, मनोज जी देंगे जल्दी बुलाइए मनोज। थोड़ा ये है तौफीक है क्या कट गया नहीं मनोज जी? एक बार पासवर्ड नहीं है और बड़ा है ना याद नहीं है बड़ा ना इसमें देखिए स्पेस है ये स्पेस कहाँ है ये शायद पास नहीं होगा, पास ये मतलब पासवर्ड, पास नहीं लिखा हुआ है अच्छा पास मतलब पासवर्ड। तो खत्म करते हैं, खत्म हम ही करते हैं। ये तो हो ही गया है, अब हम क्या चेक कर रहे हैं? केवल डेट चेंज करना था। सॉरी थोड़ा हमको लगता है थोड़ा डिले हो गया। डॉक्टर शिवानी स्क्रीन दिख रहा है ना? शिवानी स्क्रीन दिख रहा है ना? स्क्रीन शेयर में नहीं स्क्रीन शेयर है। दिख रहा है। थैंक यू। अब हम लोग देखते हैं कि डैशबोर्ड के माध्यम से हम कैसे जो भी वृद्धि निगरानी लिए गए हैं बच्चों का उसके स्टेटस को देख सकते हैं और 1 बाय 1 एक चिल्ड्रेन का हम स्टेटस जान सकते हैं और टाइम टू टाइम हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम रैंडमली उसको मॉनिटरिंग करके चीज़ों को जांच कर सकते हैं कि एक्चुअल में हमारे एप्लीकेशन में जो डेटा एंट्री की गई है ग्रोथ मॉनिटरिंग को लेकर के उसकी क्वालिटी क्या है। तो आप जब डैशबोर्ड पे लॉगिन करते हैं तो इस तरह का आप ओवरलुक देखते हैं होम पेज पे। होम पेज पे ही आपका विभिन्न प्रकार के टैब उपलब्ध है जिसको भी हम यूज करके चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन आप हमारा रिक्वेस्ट होगा कि आप ऊपर में देख रहे होंगे सबसे अपर लेवल पे 5 तरह के मेनूज दिख रहे हैं, डैशबोर्ड, मेरिट लिस्ट, मास्टर लिस्ट, करेंट मंथ, मंथली रिपोर्ट और वैक्सीनेशन। हम इस टाइप का यूज करेंगे। करेंट मंथ में अगर ग्रोथ मॉनिटरिंग का स्टेटस हमको जानना है तो करेंट मंथ के टैब पे हम जाएंगे। जैसे उस टैब पे जाते हैं तो एक हमारा ड्रॉप डाउन मेनू खुलता है। इस ड्रॉप डाउन मेनू पे आप देखेंगे मेजरिंग एफिशिएंसी जो सेकेंड नंबर पे हमारा सब मेनू पे उपलब्ध है। उस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पूरे बिहार का डिस्ट्रिक्ट वाइज आंकड़े करेंट स्टेटस मतलब कि लास्ट डे कल तक के जो भी आंकड़े दर्ज किए गए हैं पोषण ट्रैकर में ग्रोथ मॉनिटरिंग के वो आंकड़े आपको नंबर्स मिल जाएंगे जिसमें आप डिस्ट्रिक्ट वाइज आंकड़े आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है और हम चाहे तो इस आंकड़े को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको हम फिल्टर करके प्रोजेक्ट और सेक्टर लेवल तक के आंकड़े हम ले सकते हैं। लाइक हमने फिल्टर पे गया बिहार सिलेक्ट करने के बाद कोई पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का हम आंकड़े चाहते हैं, हमने उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया, फिर उसमें और ड्रॉप डाउन मेनू से और हम चाहते हैं निचले स्तर का डेटा निकालना तो फिर उस प्रोजेक्ट का कोई एक पार्टिकुलर जिस प्रोजेक्ट का हम आंकड़े चाहते हैं उस प्रोजेक्ट का सिलेक्शन किया और उसके बाद हम सेक्टर वाइज यानी कि आंगनवाड़ी सेंटर वाइज चाहते हैं तो फिर हम सेक्टर भी चूज कर सकते हैं और सेक्टर चूज करने के बाद जैसे ही हम सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको आंगनवाड़ी सेंटर वाइज टोटल कितने बच्चे आप लेफ्ट साइड में फर्स्ट कॉलम आपका आंगनवाड़ी सेंटर उस सेक्टर में कितने आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उसके लिस्ट आ रहे हैं और हम लोग 1 बाय 1 देख सकते हैं कि टोटल कितने एक्टिव चिल्ड्रन हैं और कितने बच्चों का अभी तक मेजरमेंट किया गया है इस पार्टिकुलर मंथ
के स्टार्टिंग मंथ से लेके अभी तक, मतलब कि अगर हम जनवरी में ये देख रहे हैं तो जनवरी 1 से लेकर के अभी तक कितनों का मेजर किया गया है, वो आंकड़े यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होंगे। तो इसके आधार पे हम डेली ट्रैकिंग, डेली मॉनिटरिंग कर सकते हैं। पर्टिकुलर आंगनवाड़ी सेंटर वाइज हम बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग को मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि सैम मैम बच्चों का अगर हमें लिस्ट देखना है तो हमें कहाँ पे जाना होगा। हम आंगनवाड़ी सेंटर वाइज कितने बच्चे, हमारे पर्टिकुलर आंगनवाड़ी सेंटर में कितने बच्चे सैम कैटेगरी के हैं, कितने बच्चे मैम कैटेगरी के हैं, उसके भी लिस्ट को हम देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और उस लिस्ट के हिसाब से रैंडमली हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो वो करेंट मंथ के डेटा में नहीं आएगा। हम नेक्स्ट टैब पे आएंगे, मंथली रिपोर्ट। ये लास्ट मंथ का रिपोर्ट हमको मिलेगा इसमें। उस मंथली रिपोर्ट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें सब मेनू खुल रहे हैं। सब मेनू पे हमको चिल्ड्रंस पे आना है और चिल्ड्रंस पे आने के बाद फिर एक सब मेनू खुलता है बगल राइट साइड में, वहां पे हमें आना है ग्रोथ मॉनिटरिंग 0 to 5 ईयर्स के बच्चे। जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये पूरे बिहार का डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा आ रहा है, कितने टोटल बच्चे पूरे जिला में रजिस्टर्ड हैं 0 to 5 ईयर्स के बच्चे, कितने बच्चों का वजन लास्ट मंथ में किया गया है। आपको मंथ भी यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी नवंबर मंथ का डेटा अभी अपडेटेड है। इसमें कितने बच्चों का वजन किया गया और उसका परसेंटेज क्या है। तो जितने बच्चे हमारे रजिस्टर्ड हैं, हम देख सकते हैं कि अररिया में लगभग नवंबर में 88.7% यानी 89% के अप्रोक्स ग्रोथ मॉनिटरिंग की गई। नो डाउट ये बहुत ही अच्छी आंकड़े हैं, लेकिन ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आंकड़े में क्वालिटी कितनी बेहतर है। और इसके लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल की टीम को कहीं ना कहीं इस पे वर्कआउट करने की जरूरत पड़ेगी, ताकि वो डेली ट्रैकिंग भी करें और टाइम टू टाइम हमारे सैम मैम के आंकड़े निकाल करके और पर्टिकुलर बच्चे के यहाँ विजिट करके भी आइडेंटिफाई करें कि एक्चुअल में आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा जो आंकड़े दर्ज किए गए हैं उसकी क्वालिटी तो सही है, उसकी गुणवत्ता सही है, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसको फील्ड लेवल पे जाकर के उनको ट्रेंड भी करना है, उनको बताना भी है सेविका दीदी को कि आखिर किस कारणवश उसके आंकड़ों को दर्ज करने में त्रुटियां हुई है। तो उनको हम साथ साथ में उनको ट्रेंड भी कर सकते हैं, उनको अवेयर भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग इस पे देखते हैं कि हम लोग फिल्टर करके कैसे सैम मैम आंगनवाड़ी सेंटर वाइज डेटा देख सकते हैं और सैम मैम की लिस्ट देख सकते हैं, बच्चों की लिस्ट जो सैम कैटेगरी में हो, मैम कैटेगरी में हो। तो सेम ऑप्शन है, हम लोग यहाँ फिल्टर ऑप्शन पे जाते हैं, फिर एक डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करते हैं। माने हम लोग हमने यहाँ अररिया सिलेक्ट कर लिया, फिर कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं फारबिसगंज, फिर उसका सेक्टर चूज करते हैं, कोई भी एक सेक्टर चूज कर लिए और जैसे ही हम सर्च करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर वाइज आपके रजिस्टर्ड बच्चे कितने हैं और उस रजिस्टर्ड बच्चे में कितने बच्चों का वजन किया गया है लास्ट मंथ में। आप देख सकते हैं कि बापू रॉय का दरवाजा, ये एक आंगनवाड़ी सेंटर का नाम आ रहा है, जिसमें कुल 62 चिल्ड्रंस रजिस्टर्ड हैं और उसमें 54 चिल्ड्रेन का वजन और हाइट लिया गया है, यानी कि उसकी ग्रोथ मॉनिटरिंग की गई है लास्ट मंथ में। मेजरिंग एफिशिएंसी का परसेंटेज 87% है, जो एवरेज हमारा पूरे अररिया का भी था। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि स्टंटिंग, वेस्टिंग, अलग अलग कॉलम सबके आ रहे हैं। हम इसी पे स्क्रॉल करके राइट साइड में जाते हैं तो आप देखेंगे सैम मैम का भी कॉलम आपको शो हो रहा है, एक सैम का कॉलम शो हो रहा है वेस्टिंग में, मैम का कॉलम और नॉट वेस्टेड, यानी कि उसको हम जनरल कैटेगरी का मान लेते हैं। ठीक है, अब उसमें आप देख रहे हो कि ब्लू कलर का हाईलाइटेड है, यहाँ सैम बच्चे 4 आइडेंटिफाई हुए हैं, वो ब्लू कलर हाईलाइटेड है, यानी कि हम उसके लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं कौन सा वो 4 बच्चे सैम कैटेगरी में हैं। जैसे ही इस ब्लू हाईलाइटेड पॉइंट्स पे जाएंगे, नंबर्स पे जाएंगे और क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा, वो एक्सेल शीट में आ जाएगा, आप उसको कहीं भी डाउनलोड करके रख सकते हैं और उस लिस्ट को आप देख सकते हैं और
रैंडमली आप उसकी जांच कर सकते हैं। एक बार हम लोग लिस्ट भी खोलते हैं तो ये आपने देखा इस तरह का डाउनलोड होकर के रिपोर्ट आ गया हमारे पास। अब यहाँ आप देखते हैं कि आंगनवाड़ी सेंटर का नाम और नाम के साथ आंगनवाड़ी सेंटर का कोड जो 11 डिजिट कोड होता है, बेनिफिशियरी का नाम आ गया, उसका एज क्या है वो आ गया। ये पार्टिकुलर बेनिफिशियरी जो है सैम कैटेगरी में फॉल करता है, उसका नाम आ गया और उसका कितना वेट और हाइट है, लास्ट मंथ लिया गया था वो कितना था, वो डिटेल्स आ गए। तो इस तरह हम जान सकते हैं कि उस पर्टिकुलर आंगनवाड़ी सेंटर में कितने सैम है, कितने मैम है, और उसकी सूची भी हम देख सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने जैसे सैम को डाउनलोड किया वैसे ही हम मैम कैटेगरी वाले में भी ब्लू हाईलाइटेड पे जाकर के उसके नंबर्स पे जैसे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा और वो बच्चों की लिस्ट आ जाएगी। तो यानी कि इस पर्टिकुलर आंगनवाड़ी सेंटर में हम कितने बच्चे सैम है, कितने मैम है और कितने जनरल बच्चे हैं उसकी पूरी लिस्ट हम देख सकते हैं और उसके हिसाब से उसके अनुसार अपनी मॉनिटरिंग की प्लानिंग कर सकते हैं और कैसे हम इन आंकड़ों की गुणवत्ता पूर्ण इसकी जांच करें, ये कैसे कोशिश करें कि सही सही आंकड़े दर्ज हो। इस पे हम एक मॉनिटरिंग एक अनुसरण प्रणाली विकसित कर सकते हैं और अपनी प्लानिंग को और मजबूत करते हुए सारे आंकड़ों को बेहतर तरीके से दर्ज करने के लिए सेविकाओं को सलाह दे सकते हैं। तो ये हमारा पर्पस था। आज हम लोग सिर्फ इसी मॉड्यूल पे बात करेंगे। नेक्स्ट फिर हम लोग का स्टेप बाय स्टेप वेबिनार चलते रहेगी और अलग अलग जब हमारे टॉपिक्स आएंगे तो फिर हम अलग अलग टॉपिक्स पे फिर बात करेंगे। तो मुख्यतः मॉनिटरिंग टूल्स को यूज करना हमारे डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल की टीम को, इवन के एलएस के लिए भी आप लोगों को एक यूजर बना देना चाहिए। जो राइट्स दिया हुआ है ब्लॉक लेवल टीम को और डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम को, हर एलएस के लिए एक यूजर्स बना दीजिए पोषण ट्रैकर में, ताकि वो अपने पर्टिकुलर अपने सेक्टर के जितने भी आंगनबाड़ी सेंटर है उसको इजीली मॉनिटर कर पाए और ऐसे बच्चों को देख पाए और वो रैंडमली उसकी यहाँ होम विजिट करके और रैंडमली आंकड़ों को देख पाए कि आंकड़े जो दर्ज किए गए हैं वो कितना सही है, कितना गलत है, और उसके अनुसार गाइडेंस कर सके आंगनवाड़ी वर्कर को। और डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम से भी हमारा इसी तरह का रिक्वेस्ट होगा। तो ये हमारा ओवरऑल ये व्यू था कि हम एप्लीकेशन में ग्रोथ मॉनिटरिंग को कैसे दर्ज करते हैं और डैशबोर्ड के माध्यम से ग्रोथ मॉनिटरिंग की कैसे हम निगरानी करते हैं और आंकड़ों के आधार पे हम पर्टिकुलर उन आंकड़ों के आधार पे किस तरह के डिसीजन और अपनी मॉनिटरिंग प्रणाली को विकसित करते हैं। थैंक यू टीम। हमको लगता है कि ये सेशन अच्छा रहा होगा, आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। और तो इसी के साथ जो है ये मॉनिटरिंग वाला सेशन हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। अभी हम 2 मिनट वेट करते हैं, हमारे साथ जो एनएनएम नोडल ऑफिसर है रिफत जी जुड़ेंगे अभी। एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोग को दी जानी है कि शीतलहर के कारण अगले आदेश तक आंगनबाड़ी सेंटर को बंद रखने का निर्णय लिया गया है, लेकिन इस दौरान सूखा राशन चालू रहेगा और इस संबंध में लेटर आप लोग को अभी जल्द ही 1-2 घंटे के अंदर में उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद। अब संतोष जी मीटिंग को समाप्त कर दीजिए। महत्वपूर्ण सूचना से अवगत हो गए होंगे और फाइनली हम लोगों को लगता है कि आज का सेशन बहुत यूजफुल आप लोगों के लिए रहा होगा। कंटिन्यूअसली ग्रोथ मॉनिटरिंग पे बात होती रहती है, लेकिन ये पूरा वीक हम लोग इस बात को ध्यान में रख करके ये टेक्निकल सेशन लिया गया और साथ में इसके एंट्री का प्रोसेस और मॉनिटरिंग प्रोसेस को बताने का पर्पस सिर्फ यही था कि हम लोग आने वाले इस नए साल में नई उमंग के साथ अपने जो भी कार्य है उसकी गुणवत्ता को और बेहतरीन कर सके। कि इतने लंबे समय तक आप लोग हम लोगों के साथ जुड़े और एक कुछ हम उम्मीद है कि कुछ अच्छा आज जानने और कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी, जो नो डाउट उम्मीद करते हैं कि आपके कार्य की प्रगति में लाने में मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यहीं पर हम मीटिंग को क्लोज करते हैं। डॉक्टर शिवानी क्लोज कर देते हैं हम। हाँ ओके मैं कर दूं कि यू कैन डू इट? आप क्लोज कर दीजिए।
as a host. Okay, thank you.